गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग वेल्ड कनेक्शन का नेक्स्ट पार्ट डील करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कोई अनसिमेट्रिकल सेक्शन को जब हमें वेल्ड करना होगा, लाइक एंगल सेक्शन या चैनल सेक्शन या टी सेक्शन को अगर हम किसी गसट प्लेट से उसको वेल्ड करते हैं तो हमारा कितना उसमें लेंथ आता है, इन सब के बारे में हम लोग डील करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के अलावा मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो, एसएससी जेईई ने इस पे मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था, 2 बार इसके बारे में क्वेश्चन वो पूछ चुका है और ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग डील करते हैं फिलेट वेल्ड फॉर ट्रस मेंबर। ट्रस मेंबर का मतलब यहाँ पे है कि अनसिमेट्रिकल मेंबर। किसके लिए बात कर रहे हैं? अनसिमेट्रिकल मेंबर, दैट इज द unsymmetrical member. Okay, next thing is when welding is done on two side, जब हम वेल्डिंग को 2 साइड में करते हैं तब के लिए हमको यहाँ पे डील करना है। ओके, अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम को ड्रा करेंगे, उसके बाद में हम चीज़ों को यहाँ पे डील करेंगे। सपोज दैट कि आपके पास एक गसेट प्लेट है और आपके पास यहाँ पे एक अनसिमेट्रिकल सेक्शन दैट इज एंगल सेक्शन है, उसको आपस में कनेक्ट करना है और उसके बाद में उस पर एक लोड लग रहा है। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि वेल्ड किस साइड में कितनी लेंथ की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में हम लोग डील करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे जो कि इस तरीके से आपका डायग्राम रहेगा। दिस इज द डायग्राम, दिस इज द गसेट प्लेट, दिस इज द गसेट प्लेट। इस तरीके से अगर आप देखोगे, दिस इज द गसेट प्लेट, इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट पार्ट इज दिस इज कनेक्टेड, दिस इज द कनेक्टेड पार्ट जिसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दिस इज द कनेक्टिंग पार्ट, दिस इज द कनेक्टिंग पार्ट। ओके, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया, यहाँ पे भी सेम कनेक्ट किया, नीचे से भी कनेक्ट किया इसको। दिस इज द कनेक्शन। ओके, इसको डॉट डॉट कर दीजिए। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे वेल्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे वेल्ड अप्लाई कर दिया। सपोज दैट दिस लेंथ इज, सपोज दैट L1, इसको मैं मान लेता हूँ, सपोज दैट दिस इज द L1, दिस इज द लेंथ इज L1 हियर। और सपोज दैट कि यहाँ पे मान लेते हैं दिस वेल्ड इज, पेरी फेरी पे करते हैं, सपोज दैट कि दिस लेंथ इज L2। ठीक है, दिस इज द L2। ओके, अब आप देखिए कि यहाँ पे आपने जो भी सेक्शन बनाया, यहाँ पे आपको लेना है एंगल सेक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल सेक्शन का जो डबल पोर्शन होगा वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे जो कनेक्शन बनाया गया है वो गसेट प्लेट का यहाँ पे कनेक्शन बनाया गया है। तो आप देख पाओगे, इसको नहीं ऐड करना है, इसके यहाँ पे डबल लाइन नहीं होगी, डबल लाइन आपकी कहाँ पे होगी, नीचे वाले पोर्शन में होगी, जिसको आपको कनेक्ट करना है। तो मैं L1 को जो है बाद में दिखाऊंगा, पहले आपको जो है यहाँ पे चीज़ों को, अगर आप देखोगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं लेंथ को डिनोट करता हूँ, उसके बाद में डायग्राम को आगे बनाता हूँ। तो सपोज दैट दिस इज द एंगल सेक्शन का जो पार्ट है वो दिखाई पड़ेगा आपको, दिस इज दिस। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास एक गसेट प्लेट है, इसको हम बाहर लेके आते हैं मेंबर को। दिस इज द मेंबर, दिस इज द मेंबर, इसको भी नीचे से कनेक्ट कराते हैं, दिस इज द मेंबर। और ये जो है आपका, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। ठीक, अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक गसेट प्लेट है जिसको मैं इस तरीके से, सपोज दैट कि यहाँ पे जो गसेट प्लेट है मैंने बनाया इस तरीके से, दिस इज द गसेट प्लेट, दिस इज द गसेट प्लेट, जिसको मैंने ये डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। उतना ही हाइट रहेगी जितना आपने इस क्रॉस सेक्शन को लिया। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस सेक्शन आपका बनता है। ये जो सेक्शन है इसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। वो इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। ओके, तो आप देख पाओगे कि इसके बराबर लगभग इसकी हाइट रहती है। इस तरीके से हमने इसको बना लिया। ओके, अब हमारे पास एंगल सेक्शन आएगा जिसको मुझे कनेक्ट करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सेम हाइट पे अगर आप आओगे, दिस इज द एंगल सेक्शन, दिस इज द एंगल सेक्शन। ओके,
दिस इज द राउंडेड सेक्शन इसका पार्ट हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे आ करके आपने क्या किया, कनेक्शन को बना दिया। तो आप देखोगे कि इसकी थिकनेस उतनी रखनी है जितनी थिकनेस आपकी पहले है। तो इस तरीके से आप इसको बना पाओगे और आप यहाँ पे क्या कर दोगे, राउंडेड कर दोगे। फिर आप यहाँ पे जोड़ोगे तो इस तरीके से चीज़ों को राउंड कर पाओगे। ओके, अब हम बात करते हैं, ये एंगल सेक्शन है, ये गसेट प्लेट है, मैं इसको लिख देता हूँ। दिस इज द गसेट प्लेट। गसेट प्लेट, गसेट प्लेट क्या होती है, जिसमें हम बहुत सारे मेंबर को कनेक्ट कराते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम बात करें, ये एंगल सेक्शन है, तो एंगल सेक्शन का जो सीजी होगा वो यहाँ पे लाई करेगा। सीजी कहाँ पे लाई करता है, जहाँ पे उसका टोटल मास काम करता है। तो आप देखोगे इसका सीजी लगभग कुछ यहाँ पे लाई करता है। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिकॉज दिस इज द अनसिमेट्रिकल सेक्शन। मैंने यहाँ पे एक बात लिखी, दिस इज अनसिमेट्रिकल सेक्शन, सो सीजी यहाँ पे इसका लाई करेगा, यहाँ पे लाई नहीं करेगा क्योंकि इसका अनसिमेट्रिकल है, इसकी लेंथ थोड़ा कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है। ओके, अब हम बेल्ट को दिखाना चाहें तो बेल्ट को हम लोग दिखा सकते हैं कहाँ पे, दिस इज द बेल्ट पार्ट। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आप क्या करते हो, बेल्डिंग करते हो, फिलेट जॉइंट का यूज़ करते हो, ठीक है, प्लस आप यहाँ पे क्या करोगे, दिस इज द बेल्ट, दिस इज द फिलेट वेल्ड। क्या लिखोगे, फिलेट वेल्ड। कौन सा वेल्ड यूज कर रहे हो, फिलेट वेल्ड। यहाँ पे क्या है, दिस इज द फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड। ओके, ये राउंडेड है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज द राउंडेड पोर्शन, यहाँ पे आपने इसको किया। नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे हम लोग जो भी लोड लगाएंगे उसके बारे में डील करने वाले। हमारा जो लोड है फ्रेंड्स, ये तो आपने देखा, दिस इज द, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है जहाँ से कोई लोड पास करता है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन जहाँ से हमारा लोड लग रहा है, दैट इज, मैं मान लेता हूँ दिस लोड इज, दिस इज द पी लोड। कौन सा लोड, पी लोड लग रहा है जो कि इस कनेक्शन पे काम कर रहा है। अब ये लोड P आपका, ये जो CG है ऑफ, CG ऑफ एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन, इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम ऐसा लोड लगाएंगे ताकि इसी के आपके सेंटर से पास करे, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर इधर उधर पास करेगा तो कुछ ना कुछ एसेंट्रिसिटी आ जाएगी, जिसके कारण आपका जो कनेक्शन है वो मूवमेंट फ्री नहीं हो पाएगा। हमको कोशिश ये करना होता है कि आपका जो भी कनेक्शन बने वो आपका मूवमेंट फ्री कनेक्शन बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको बना दिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे दिस इज द पार्ट। अगर फ्रेंड्स बात करें, सपोज दैट दिस इज द L2, दिस इज द, सपोज दैट दिस इज द L1, दिस इज द L1। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे कि एक साइड में यहाँ पे बिल्ड आपने कर रखा है और एक साइड में आपने यहाँ पे बिल्ड कर रखा है। जब पी लोड लगाओगे तो कुछ ये बिल्ड रजिस्ट करेगा और कुछ जो ये बिल्ड है ये आपका रजिस्ट करेगा। अब मान लेते हैं सपोज दैट कि यहाँ पे जो रजिस्टिंग फोर्स आएगा, सपोज दैट P1 आएगा, कैपिटल P1, और यहाँ पे सपोज दैट जो रजिस्टिंग फोर्स है दिस इज द कैपिटल P2। ये दो फोर्स आपके क्या हो जाते हैं, रजिस्टिंग हो जाते हैं। और इसके अलावा आपकी जो डिस्टेंस है, सपोज दैट कि ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूँ दिस डिस्टेंस इज, यहाँ पे दिस इज द H1 डिस्टेंस जो कि यहाँ से आपकी दी गई है, और ये CG आपका लाइन में काम कर रहा है। और सपोज दैट दिस इज द H2, दिस इज द H2 डिस्टेंस, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसके CG से इसकी जो डिस्टेंस है दिस इज H1 एंड H2। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, ये मान लेते हैं ये पॉइंट A नंबर दे देते हैं और दिस पॉइंट इज B पॉइंट मान लेते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, डील करने वाले हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं दिस इज द CG लाइन, इसको क्या बोलते हैं, CG लाइन, दिस इज द CG लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हुआ है एंगल सेक्शन के, इसलिए इसको बोलते हैं CG ऑफ लाइन। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम बात करें ये जो डिस्टेंस है जिसको हम डिनोट करेंगे, देखिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इससे इसके एंगल सेक्शन के कॉर्नर तक, उसके फेस तक जो ये डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, इसको ब्लैक से हम मार्क करते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े, इसको हम लोग बोलते हैं CXX। क्या बोलते हैं, CXX, जो कि एंगल सेक्शन के एकदम एंड से लेकर के उसके CG तक की डिस्टेंस होगी। अब फ्रेंड्स आपको एक कंफ्यूजन आ सकता है कि भैया ये CXX क्यों ले रहे हो सर, आप तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहे हो, YY में ले रहे हो, जबकि एक्सेस तो X एक्सेस होती है ये तो।
और ये एक्सेस जो होती है वाई वाई एक्सेस होती है। फिर आप सर इसको एक्स एक्स से क्यों डिनोट कर रहे हो, इसका मैं रीजन बताता हूं। दिस इज द डिस्टेंस जिसके अबाउट आपका कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है या बेंडिंग मोमेंट जिस एक्सेस के अबाउट आता है उसी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं। सपोज दैट कि कोई फोर्स अगर आएगा, देखो दिस इज द फोर्स, मान लिया P1 है, दिस इज द P1 फोर्स है। अगर P1 फोर्स आप इसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट लोगे तो आप देखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सी एक्स एक्स आएगी। क्यों? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट किसके अबाउट है, एक्स एक्सेस के अबाउट है, ठीक है, इसलिए दिस डिस्टेंस इज सी एक्स, ओके। और जो सी वाई वाई की बात करूं तो दिस इज द सी वाई वाई डिस्टेंस। सी वाई वाई डिस्टेंस जो होगी, हमेशा ध्यान रखना एंगल सेक्शन के लास्ट वाले कॉर्नर से दिस डिस्टेंस इज सी वाई वाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई सी एक्स क्या ले रहा है, सी वाई वाई क्या ले रहा है। अब आप देखोगे जो वाई वाई एक्सिस है इसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट जो आएगा ऐसे करके, अगर आप देखो सपोज दैट दिस इज द वाई वाई एक्सिस, तो अगर कोई फोर्स लगता है या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगे तो इसके अराउंड आप घूम जाओगे। जब इसके अराउंड आप घूम जाओगे इसका मतलब यह हुआ कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो आपकी सी वाई वाई आएगी, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप वाई वाई एक्सिस के अबाउट ले रहे हो या बेंडिंग मोमेंट या आप कह सकते हो आप किसके अबाउट ले रहे हो, वाई वाई एक्सिस के अबाउट ले रहे हो। तो जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बेंडिंग मोमेंट आप कंसीडर करोगे तो वही उसकी एक्सिस के अबाउट आप डिस्टेंस लोगे। तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट आएगा तो सी एक्स एक्स आएगा, अगर वाई एक्सिस के अबाउट आएगा तो सी वाई वाई आएगा। दिस द बेसिक थिंग्स थी, लेकिन इसको क्लियर करना जरूरी है। अब फ्रेंड्स हम लोग आते हैं एनालिसिस पे। किस पे आते हैं? दिस इज द एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस करें अगर हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए आपको बेसिक सोम आनी चाहिए। बेसिक सोम का मतलब होता है कि आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होती हैं, सिग्मा fx0, सिग्मा fy0, सिग्मा mz0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे जो फोर्स हैं वो 2 ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक तो बेंडिंग मोमेंट आएगा और दूसरा आपका सिग्मा fx डायरेक्शन में आएगा। y डायरेक्शन में कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा है तो इक्वेशन लगेगी, 2 इक्वेशन लगेंगी। पहली मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा, दिस इज द सिग्मा fx is equal to 0 and सिग्मा mz is equal to 0। अब फ्रेंड्स सिग्मा fx इक्वल टू 0 अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि x डायरेक्शन में कितने फोर्स काम कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में कितने फोर्स हैं और राइट साइड में कितने फोर्स आपके काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे P1 और P2 इस डायरेक्शन में है और कैपिटल P फोर्स जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। तो आप लिख पाओगे क्या, दिस इज द P1 प्लस, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन डिनोट करता हूँ, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, दैट इज अगर मैं बात करूँ दिस इज द P1 प्लस P2 माइनस P इज इक्वल टू 0। कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, चाहो तो अगर राइट साइड वाले फोर्सेस को आप प्लस कंसीडर कर सकते हो, लेफ्ट साइड वाले फोर्सेस को आप माइनस कंसीडर कर सकते हो, अगर आप जो भी लेना है वो आप ले सकते हो, ठीक है। या आप मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट साइड फोर्स को मैंने क्या किया, प्लस ले लिया और इसको माइनस कर दिया, तब भी हमारा क्वेश्चन सही है। हम यहाँ पे एक बात लिख रहे हैं कि राइट साइड में सारे फोर्स क्या है, पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हैं, निगेटिव। तो आप देखोगे इसको अगर हम बाहर भेजें, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस P1 प्लस P2 प्लस P इजकल टू 0। इसको राइट साइड में ले गए तो P1 प्लस P2 इजकल टू क्या हो जाएगा, दिस इज द माइनस P और पहले से यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी P1 प्लस P2 इजकल टू T। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे की इक्वेशन बन गई P1 प्लस P2 इजकल टू P, ओके। नेक्स्ट थिंग इज मोमेंट को कंसीडर करेंगे। अगर हम मोमेंट की बात करें तो मोमेंट में अगर आप देखोगे सेकेंड इक्वेशन सिग्मा mz इजकल टू 0, ठीक है, मोमेंट अबाउट z एक्सेस। अब z एक्सेस यहाँ पे दिखाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर हमारे केस में स्टील में जो x एक्सेस होती है उसी को हम लोग मानते हैं z। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट 0 करें, सपोज दैट इस पॉइंट को मैं CG मानता हूँ, क्या मानता हूँ, CG। तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट
तो यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज सिग्मा एम सी जी। सी जी के अबाउट अगर हम बेंडिंग मोमेंट जीरो करें तो देखो क्या हो रहा है, ये है सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर आप देखोगे इस पॉइंट के अबाउट अगर आप बेंडिंग मोमेंट लोगे तो आप देखोगे ये वाला फोर्स इसको कैसे ले जाएगा, क्लॉकवाइज ले जाएगा। ये वाला फोर्स उसको रजिस्ट करने के लिए कहाँ ले जाएगा, सॉरी दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज फोर्स। इसका अगर डायरेक्शन देखोगे दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन अगर आप देखोगे दिस इज द क्लॉकवाइज। तो एक फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरा क्या है, क्लॉकवाइज है। तो आप देख पाओगे दिस इज द माइनस P1 इंटू दिस इज द H1 प्लस P2 इंटू H2, P2 इंटू H2 प्लस P इंटू जीरो। जीरो क्यों भैया, क्योंकि देखिए ये जो P फोर्स है उसी के लाइन ऑफ एक्शन से पास कर रहा है, और जब कोई फोर्स उसके लाइन ऑफ एक्शन से पास करता है तो उसका बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो, क्योंकि उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलेगी। जब तक किसी फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलती है उसका बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। तो आप लिख सकते हो दिस इज द जीरो। इक्वेशन बन जाएगी P1 इंटू H1 इजकल टू P2 इंटू H2। ओके, या आप ऐसा भी कर सकते हो, दिस इज द P1 इजकल टू दिस इज P2 इंटू H2 डिवाइड बाई H1। ये एक इक्वेशन हो गई हमारे पास। दिस द इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट, अगर हम इसमें किसी इक्वेशन, देखिए आपके पास क्या है P1 प्लस P2 प्लस P। P लोड हमेशा एग्जाम में आपको दे के रखेगा, कहेगा इस एंगल सेक्शन पे आपका सिंगल एंगल सेक्शन पे 50 किलो न्यूटन या 100 किलो न्यूटन लोड काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा अभी हम डेरिवेशन जो भी कर रहे हैं वो सिंगल एंगल का कर रहे हैं। अगर डबल एंगल का करना होगा तो या तो हम लोड को आधा कर लेंगे, क्योंकि एंगल सेक्शन जब इसके साथ जुड़ा है, मान लिया 100 किलो न्यूटन लोड आ रहा था तो अकेले एंगल सेक्शन ले रहा था, और मान लिया डबल एंगल सेक्शन होगा तो आधा आधा लोड ले लेंगे। तो उसी हिसाब से अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो हम लोग डील करेंगे। तो P1 इजकल टू P2 इंटू H2 बाई H1। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से P1 की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से फ्रॉम टू P1 इजकल टू P1 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब पुट करोगे तो दिस इज द P2 H2 डिवाइड बाई H1 प्लस P2 इजकल टू P। यहाँ से क्या करोगे, P2 कॉमन ले लोगे तो यह आ जाएगा H2 प्लस H1 डिवाइड बाई H1 इजकल टू P। आराम से यहाँ पे वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो P2 आ जाएगा आपका दिस इज द P इंटू H1 डिवाइड बाई H1 प्लस H2। अब देखिए इसमें H1 प्लस H2 क्या हो जाएगा, जो भी एंगल सेक्शन, देखिए यहाँ पे H1 और H2 दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो आप देखोगे एक डायमेंशन मिलेगी जो कि आपका एंगल सेक्शन का डायमेंशन होगा। जो भी डायमेंशन आप यहाँ से कंसीडर कर रहे हो, जो भी वैल्यू आप कंसीडर कर रहे हो, आप देखोगे कि ये जो डायमेंशन है यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक की जो एंगल सेक्शन होगा उसका ही डायमेंशन होगा। आई से सपोज दैट 100 क्रॉस 80 क्रॉस 10 है, तो जो डायमेंशन लॉन्गर डायमेंशन है वो आपकी 100 कितनी हो जाएगी, 100। 80 वाला डायमेंशन ये हो जाएगा, जो भी थिकनेस होगा उसको आप कंसिडर कर लोगे। तो ये दिस इज द एंगल सेक्शन, इसको मैं लिख देता हूँ दिस इज द एंगल सेक्शन। वो कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल। अब फ्रेंड्स आपको P1 P2 मिल गया तो एक फार्मूला लगाएंगे फ्रेंड्स, दैट इज, देखो आपको एग्जाम में P की वैल्यू वो दे के रखेगा। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे आप लाइन डॉटेड कर दीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे कि सर कोई वैल्यू आप अलग से इसको लिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज द लाइन। ओके, दिस पार्ट इज सेपरेट, दिस पार्ट इज सेपरेट। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि इसी से रिलेटेड है, इसी का अगला पार्ट है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोग यहाँ पे हमको क्या चाहिए, लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे जो भी है लेंथ को कैसे निकाला जाए उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे LSM से, WSM से हमको नहीं करना है। LSM से अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे अल्टीमेट के अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो हमें पता है कि जो फोर्स P1 है हम लोग बिल्ड की, दैट इज P1 इजकल टू, P1 कुछ भी नहीं है,
इसमें वेल्ड के द्वारा P1 जो ये फोर्स है, इस वेल्ड के द्वारा कितना फोर्स रजिस्ट किया जा रहा है इन शियर, दिस इज कॉल्ड P1। तो P1 को क्या लिखोगे, फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेस जो भी परमिसिबल आएगा दिस इज द Fs आएगा, Fs। अगर मैं यहाँ पे पहले WSM से बताता हूँ, फिर इसी में आपको ऐड कर दूंगा। WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, Fs इंटू इफेक्टिव एरिया, दिस इज द L1 इंटू TE, थ्रोट थिकनेस कर देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे थ्रोट थिकनेस आपका इफेक्टिव एरिया के अंदर आता है। L1 वो लेंथ होगी जो कि आपकी यहाँ पे लेंथ काम कर रही, जो कि रजिस्ट करेगी। ओके, तो आपको क्या है, P1 यहाँ से पता, P2 पता हो गया, P1 भी पता हो जाएगा। P2 जब पता हो जाएगा तो आप इसी इक्वेशन में फर्दर पुट कर दोगे तो आपको P1 भी पता चल जाएगा, क्योंकि H1 एंड H2 आपको पहले से पता है। ये डिस्टेंस CXX भी पता है, दिस इज कॉल्ड H1। यहाँ पे मैं लिखूँ अगर CX इज इक्वल टू H1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, H1। ठीक है, तो P1 P2 आपको पता होगा। मटेरियल की परमिसिबल स्ट्रेस आपको पता होगी। ओके, परमिसिबल स्ट्रेस आपको पता होगा। थ्रोट थिकनेस आप पता कर सकते हो, क्या कंडीशन है, कैसी है, राउंडेड है कि क्या है, स्क्वायर एज है, वहां से आप निकाल सकते हो आसानी से। ओके, तो यहाँ पे मेन अननोन हमारा हो जाता है L1। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, L1 इज इक्वल टू दिस इज द P1 डिवाइड बाई L1 इज इक्वल टू दिस इज द Fs इंटू TE। ओके, दिस इज द L1 का फार्मूला आपका थर्ड नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज दैट अगर इसको मुझे करना पड़ता किससे, कि मान लिया इसको हम करते, पहले तो हम लोग कर रहे हैं किसके, इसको कर रहे हैं, अगर हम इसको चेंज कर दें FU अपान √3 इंटू गामा MW, ये हम लोग लिख सकते हैं इंटू TE। ये भी फार्मूला आपका हो जाएगा, जो कि आप देखोगे ये फार्मूला आपका अगर आएगा दिस इज द LSM, ये क्या होगा LSM, और जो ये फार्मूला होगा दिस इज द WSM, दिस इज द WSM। तो आपको ध्यान देना है क्या, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि वहाँ पे जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे एक खास बात ये आई थी, आपको मैंने क्या बताया था, Fs इज इक्वल टू अगर मुझे लिखना है तो FU अपान √3, ये शेयर में वैल्यू होती है गामा MW, ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है। अगर आपने शॉप में वेल्डिंग की होगी तो 1.25 लोगे, अगर आपने फील्ड पे किया है तो 1.5 कंसीडर करोगे। तो दिस इज द परमिसिबल स्ट्रेस, और ये है आपकी लिमिट स्टेट डिजाइन से। ध्यान रखिएगा, जब भी शेयर की बात करते हैं तो हमेशा FU अपान √3 से करते हैं। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन अब जो मेंस में आते हैं वहाँ पे क्या है कि इसका यूज आपका ज़्यादा होता है, LSM से ही क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर आपको LSM से करना है तो लोड भी आपको फैक्टर्ड रखना पड़ेगा। फैक्टर्ड का मतलब अगर वर्किंग लोड है तो उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका लोड निकल के आएगा। सेकेंड अगर हम बात करें P2 इजकल टू दिस इज द P2 इजकल टू, अगर हम बात करें तो P2 को लिख सकते हैं Fs इंटू L2 इंटू TE लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज L2 इजकल टू, फार्मूला बनेगा P2, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे ना तो आपको बहुत ही बेहतरीन क्लियरिटी आने वाली है। L2 दिस इज द Fs इंटू T, तो ये हो जाएगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। किससे हो जाएगा, वर्किंग स्ट्रेस से। अगर मुझे LSM से करना है, LSM से, तो हम लिखेंगे Fs इजकल टू FU अपान √3 इंटू गामा MW, तो ये हो जाएगा आपका किससे, LSM से। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ऑल अबाउट आपका था कि कनेक्शन को हम कैसे डिजाइन करें। तो ये तो आपका था जब हमने क्या किया, टू साइड में वेल्ड किया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील कर रहे थे। तो आप देख सकते हो कि इस तक कुछ भी नहीं, अभी आप क्वेश्चन करोगे तो कहोगे सर बड़ा आसान है, क्योंकि अभी क्वेश्चन नहीं क्यों, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगे, टफ लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सोम यूज हो रही है। पहला काम क्या करना है, सिग्मा Fx इजकल टू 0, सिंपली P1 प्लस P2 इजकल टू P कर देना है। उसके बाद आपको बेंडिंग मोमेंट तो बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि आपने बीम सोम के क्वेश्चन तो कर ही रखे होंगे रिएक्शन निकालने के लिए। तो क्या करते थे, किसी पॉइंट के अबाउट बीम में मूवमेंट लेते थे, भैया वही तो हो रहा है, जैसे हम कोई सिंपली सपोर्टेड बीम होती थी ऐसे मान लिया, और आपने लोड लगा दिया ऐसे, इसके अबाउट बेंडिंग मूवमेंट लेना होता था, तो दिस इज सपोज दैट R1, दिस इज R2 और दिस इज द लोड W। तो इसके अबाउट अगर बेंडिंग मूवमेंट A के अबाउट B के अबाउट लेना है तो क्या करते थे, सिग्मा MB इजकल टू 0 कर देते थे फ्रेंड्स। तो क्या करते थे, R1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज दैट R है, तो R1 इंटू क्या करते थे, दिस इज R1 इंटू L करते थे, माइनस W इंटू L/2 कर दोगे, अगर ये डिस्टेंस मान लिया L/2 है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी चल रही, कुछ भी नहीं है। तो आप समझ लीजिए ये तो सोम था, यहाँ तक तो हमने सोम पढ़ा।
वेल्ड आया कहाँ से आपका? सिर्फ यही एक ऐसा फार्मूला है जहाँ से हम लोग क्या वेल्ड को स्टार्ट किए, मतलब ये सारी कहानी किसकी थी? सोम की थी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ें कहाँ से आ गई? आपकी वेल्ड पार्ट से आ गई। ये भी बहुत आसान है, ये भी सोम है। देखो कैसे सोम है कि फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया होता है कि नहीं होता है? अब ये बताइए, स्ट्रेस तो कोई बदलती नहीं, स्ट्रेस तो वही रहनी है। शेयर में लेना तो शेयर के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और टेंसाइल के हिसाब से लेना तो टेंशन के अकॉर्डिंग काम करना है। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? ध्यान देना है सिर्फ क्या? थ्रोट थिकनेस के बारे में, बाकी कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। लेंथ भी लगभग कोई चेंज नहीं होता, वो तो निकालना ही है। ध्यान क्या देना है? ध्यान आपको देना है कहाँ पे? थ्रोट थिकनेस पे। बाकी प्रॉब्लम आसान है। ये क्वेश्चन पे प्रॉब्लम जो है 20 नंबर में आईईएस ने क्वेश्चन पूछा है, 20 नंबर में आपका एसएससी जेईई में पूछा है। दैट इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। हम अभी करेंगे भी, तो आप देखोगे कि बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। ये तो ऑल अबाउट आपका था किसके अबाउट? कि हम अगर वेल्ड को टू साइड करते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में थोड़ा बहुत बेंडिंग मोमेंट आ जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, इसी से रिलेटेड है, जो कि इसका अगला पार्ट होगा, जिसमें हम बिल्डिंग 3 टाइप से करेंगे, 3 साइड से। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ भी टफ नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, लगन से मन लगा के पढ़ोगे, तो बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग हम बात करने वाले हैं कि अगला पार्ट आपका क्या होगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा डील करेंगे। ठीक है, कि जब हम 3 साइड से वेल्डिंग करें, क्योंकि इस पे भी ईएस ने क्वेश्चन पूछ रखा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ भी टफ नहीं है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ, थ्रोट थिकनेस कैसी लेनी है वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वेल्ड का साइज वगैरह ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, एक साइड में देखो स्क्वायर एज है और यहाँ पे राउंडेड है। तो राउंडेड के लिए आपने पढ़ा भी था, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होता था? 3/4 × s होता था। और जब हम स्क्वायर एज पढ़ते थे फ्रेंड्स, तो जो भी हमारा वहाँ पे थिकनेस होता था, जो भी मेंबर अटैच करते थे, उसकी जो भी थिकनेस होती थी, वहाँ में से हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट करते थे? 1.5 सब्ट्रैक्ट करते थे। तो फ्रेंड्स बस इतना ही ध्यान देना है कि थ्रोट थिकनेस को कैसे कंसिडर किया जाए, वेल्ड का साइज हम लोग क्या लें, इस तरीके से थोड़ा सा बातें आपकी होती हैं। तो कुछ भी टफ नहीं है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि हम कन्वेंशनल क्वेश्चन कर रहे हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का कोई यूज नहीं है, बहुत बड़ा यूज है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम चीज़ों को ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, पहली बात आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन पता चल गया कि भैया सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये लोड, अब आपका ये लोड P यहाँ से हटा दीजिए, अब लोड कहीं और से पास करेगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। ये तो सेंटर लाइन थी। ओके, ये हो गया आपकी पूरी कहानी सेम चलने वाली। अब जो बिल्ड किया गया है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, इसी डायग्राम में चीज़ों को डिनोट करूँगा ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम इस साइड भी बिल्ड कर दें, सपोज दैट दिस इज द बिल्डिंग इज डन, हमेशा पेरीफेरी पे करते हैं बिल्डिंग को। ठीक है, दिस इज द सीजी लाइन, इसको मैं रफ करता हूँ अभी, दिस इज द रफ। ठीक है, दिस इज द पार्ट इज रफ। ओके, दिस द L1 L2। एक खास बात और मैं उसमें बताना भूल गया, आप देखोगे कि इस लेंथ को मैंने ज़्यादा बनाया है और इस लेंथ को कम बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे जो फोर्स है इस साइड में ज़्यादा है, इसकी जो दूरियाँ हैं, नज़दीकियाँ हैं, वो इसके बेल्ट के करीब हैं, इसलिए ज़्यादा रजिस्ट करेगा। जो ज़्यादा रजिस्ट करेगा उसको लेंथ ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सिंपली इसकी लेंथ हमने ज़्यादा क्यों रखी? आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हमारा अगला पार्ट है फ्रेंड्स, वो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। इसकी हेडिंग थोड़ा सा चेंज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट फ्री कनेक्शन। एग्जाम में कैसे लैंग्वेज मिलेगी? मूवमेंट फ्री कनेक्शन, इसको आपको डिजाइन करना है, मूवमेंट फ्री कनेक्शन। और इसमें आपको ध्यान देना है व्हेन वेल्डिंग इज डन ऑन 3 साइड, व्हेन वेल्डिंग इज डन ऑन 3 साइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार क्या होगा, आपको बताएगा नहीं एग्जाम में कि वेल्डिंग आपको 3 साइड करनी है। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, साइड वेल्ड है, ये क्या है, साइड है। साइड क्यों बोल रहे थे? क्योंकि फोर्स के अलोंग रहता है। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एसएससी जेईई ने बना रखा है कि अगर लोड के डायरेक्शन के अलोंग कोई वेल्डिंग करते हैं तो दिस इज कॉल्ड आपका अलोंग, दैट इज कॉल्ड, कह सकते हो कि उसके डायरेक्शन में अगर आप कोई वेल्ड करते हो तो उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अलोंग द वेल्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करें, अब हमारे पास देखिए ये एंड है, इसको बोलते हैं साइड वेल्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंड। तो दिस इज कॉल्ड साइड वेल्ड, साइड वेल्ड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है साइड वेल्ड किसको बोलते हैं? तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे थे उसी डायरेक्शन में आपने वेल्ड किया। ये क्या है? एंड वेल्ड है। क्या है फ्रेंड्स? दिस इज द, इसको मैं इधर लिखता हूँ, दिस इज द एंड वेल्ड, एंड वेल्ड। एंड वेल्ड का मतलब होता है
कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा रखा है उसके परपेंडिकुलर जो वेल्ड करते हो, दिस इज कॉल्ड इंड वेल्डिंग। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग आई विल डिस्कस कि आपको मोमेंट फ्री कनेक्शन बनाना है। इसका मतलब ये हुआ फोर्स कुछ इस तरीके से लगाओ ताकि आपका सारी चीज़ें क्या हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको खास बात ये ध्यान देना है कि इसमें जो लोड है आपका, इसमें जो सेंटर लाइन होगी ये हम मान लेते हैं, दिस इज सपोज दैट कि यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है, सपोज दैट दिस इज द फोर्स, मान लेते हैं कि एक फोर्स है, क्योंकि अब यहाँ पे भी बिल्ड आ गया, दिस इज द सपोज दैट दिस इज द P3। P3 क्यों लिखा, क्योंकि अब देखो P1 P2 और ये P3 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपका ये वेल्ड आपने अप्लाई कर दिया, हालांकि ये इंड वेल्ड है और इंड वेल्ड जो होता है वो शियर में काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, वो हमेशा ज़्यादा मजबूत होता है टेंशन में। तो आप देखोगे कि इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो इससे और इससे हमेशा ज़्यादा होगी, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पजेस हम लोग इसको मान लेते हैं एज अ फिलेट साइड वेल्ड की तरह ही डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अलग से कोई फार्मूला डिज़ाइन नहीं करते हैं। तो इसका जो है सेंटर लाइन आपका ये आएगा, दिस इज द सेंटर लाइन, दिस इज द सेंटर लाइन। क्योंकि देखिए हमारा मोमेंट फ्री कनेक्शन बनाना है, तो जो भी फोर्स ये होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या इसी फेस पे फोर्स काम कर रहा है, जब इसी फेस पे फोर्स काम कर रहा है तो आप देखोगे कि इसके सीजी से ही पास करना चाहिए, क्योंकि मुझे जो कनेक्शन डिजाइन करना है वो मोमेंट फ्री कनेक्शन बनाना है। और मोमेंट फ्री कनेक्शन तभी बनेगा जब कोई भी लोड उसके पूरी भी बॉडी के, जो भी बॉडी रहेगी, जो भी ये परपेंडिकुलर सेक्शन है उसके सीजी से सेंटर लाइन से पास करना चाहिए। लेकिन हमारा जो फोर्स है P वो यहीं से पास कर रहा था पहले की अपेक्षा। ठीक है, दिस इज द P फोर्स, दिस इज द P फोर्स। ओके, तो हम P फोर्स को यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन हम बना देते हैं ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाएं। तो आप देखोगे दिस इज द, अगर हम बात करें दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P फोर्स, सपोज दैट दिस इज द डिस्टेंस इज x, मैंने मान लिया, क्या मान लिया, x, बाकी सारी डिस्टेंस है फ्रेंड्स वही रहेंगी। और सपोज दैट इसका डिस्टेंस दिया गया है, दिस इज द h1, सेम थिंग दिस इज द h1, ये डिस्टेंस क्या है, h1 ही है। उसके बाद बची डिस्टेंस जो है वो क्या है, h2 है, क्या है, h2 है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बात और लिखता हूँ, सपोज दैट दिस द h1 प्लस h2 इक्वल टू मैं h मान लेता हूँ। h हमें नोन है, क्यों, क्योंकि देखिए कोई भी एंगल सेक्शन होगा तो उसका यहाँ से लगा करके यहाँ तक डायमेंशन पता रहता है। भाई जब उसने बताएगा क्वेश्चन की एंगल सेक्शन आई से इतने क्रॉस इतने है तो वहाँ पे तो पता ही चल जाना है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द P फोर्स, यहाँ पे आपका काम करेगा, दिस इज द P फोर्स दिस। ओके, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिनोट करता हूँ, दिस इज द P फोर्स, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ओके, दिस इज द P फोर्स। ओके, ये P फोर्स हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थिंग, इसके डेरिवेशन पे चलते हैं, उसके बारे में डील करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट, आगे हम लोग बात करेंगे, दिस इज रिलेटेड विद, दिस इज CG ऑफ दिस एंगल सेक्शन। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सारा प्रोसेस सेम रहने वाला है। पहला सिग्मा fx इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन सिग्मा mz इक्वल टू 0। सारी कंडीशन वही लगने वाली हैं। फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन इनको बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोल पाएंगे इसको, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन सिग्मा fx इक्वल टू 0। सिग्मा fx में अगर हम देखें तो इधर साइड में कितने फोर्स लग रहे हैं, P1 P2 एंड P3। तो आप क्या करोगे, राइट लेफ्ट साइड में जितने फोर्स हैं उसको मैं माइनस कंसीडर करूंगा, माइनस P1 माइनस P2 माइनस P3 प्लस P इक्वल टू 0। इक्वेशन बन के आएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू P। ये एक इक्वेशन हो गई हमारे लिए। इसको मैं बॉक्स में बंद करता हूं और आप देखोगे दिस इज द 1 नंबर इक्वेशन। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इस सेंटर लाइन को थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं ताकि आपको चीजें, दिस इज द सेंटर लाइन। ओके, दिस इज द सेंटर लाइन। अब फ्रेंड्स हमको क्या चाहिए, एक मोमेंट इक्वेशन हम लोग पुटअप करेंगे। ठीक है, मोमेंट इक्वेशन अगर हम बात करें, सपोज दैट कि आपका जो फोर्स है यहां से पास हो रहा है। ओके,
यहाँ से पास कर रहा है, या तो हम किसी के अबाउट, आप फ्री हो यहाँ पे, जिसके अबाउट आपको मोमेंट लेना है आप आराम से इसको ले सकते हो। चाहे आपका मन कर रहा है इसके अबाउट, तो आप इसके अबाउट मोमेंट ले सकते हो, इसके अबाउट मोमेंट लेना है तो आप इसके अबाउट भी ले सकते हो, इस फोर्स के अबाउट आपको मोमेंट लेना है तब भी आप ले सकते हो। तो जिसके अबाउट आपको मोमेंट लेना है आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं दिस इज अ सिग्मा एम सी जी इजकल टू 0। जो सी जी है ऑफ एंगल सेक्शन, हम लोग मोमेंट इसके अबाउट 0 करते हैं। देखिए ये पी फोर्स तो मोमेंट देगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसके लाइन ऑफ एक्शन से पास कर गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कौन कौन से फोर्सेज हैं, एक P1 है, एक P3 है और एक क्या है P2 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए माइनस P1 इंटू क्या डिस्टेंस है इस सी जी के अबाउट, दिस द H1, दिस द H1 जो कि सी एक्स एक्स के क्या होगी, बराबर होगी, प्लस आप देखिए ये जो है इस पॉइंट के अबाउट जब मूवमेंट कंसीडर करोगे तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा। कैसे करेगा, देखिए आप यहीं पे स्टैंड कर जाइए, फिर ये देखिए कि इसका डायरेक्शन किधर जा सकता है, फिर आप यहाँ पे खड़े हुए इस पॉइंट पे, फिर देखिए ये किधर जा सकता है, एरो है, ठीक है। तो दिस इज द क्लॉकवाइज। तो आप देखोगे P2 का जो डायरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज, और इसकी जो डिस्टेंस होगी आप देख सकते हो P2 की जो डिस्टेंस है वो दिस इज द H2। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा क्या, H2 पुट करूंगा, ओके। प्लस अब आप देखिए जो P3 है, P3 की जो डिस्टेंस है इस CG से वो कितनी है, x है। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा प्लस P3 इंटू एक्स इजकल टू 0, ओके। तो यहाँ से चीज़ें हम लोग क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड विद दिस इज द इक्वेशन। अब एक खास बात यहाँ पे है, इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहें तो हम लिख सकते हैं P2 इंटू H2 प्लस P3 इंटू एक्स इजकल टू P1 H1, ओके। सपोज दैट, इसको मैं मान लेता हूँ, सपोज दैट दिस द इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके पास कितने अननोन हैं, 3 हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे कि अननोन आपके ज़्यादा है, ठीक है, 3 ही है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन आपके पास अभी 2 बनी है, अभी एक अननोन आपको चाहिए, वो अननोन यहाँ से निकल जाएगा। देखिए ये जो बेल्ट है, ये वाला आपको बेल्ट जो दिखाई पड़ रहा है, जो इंड फ्लैट बेल्ट आपने जो किया, आप देखोगे जो P3 फोर्स है वो पूरा किसके द्वारा रजिस्ट किया जा रहा है, ये आपका रजिस्ट किया जा रहा है जो बिल्डिंग आपने यहाँ से यहाँ तक की है। तो ये फोर्स आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि P3 इजकल टू, इसको आसानी से क्यों नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमको लेंथ पता नहीं थी। यहाँ पे लेंथ हमको क्या है, पता है, जिस साइड में आपने वेल्ड किया है लेंथ कितनी है, दिस इज द H1 प्लस H2 आपकी हो जाएगी। तो दिस इज द H1 प्लस H2, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। दिस इज द P3, तो P3 को हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। P3 क्या आएगा, देखिए P3 क्या है, फोर्स है, शेयर फोर्स है, शेयर स्ट्रेंथ होती है वेल्ड की। तो आप क्या करोगे, परमिसिबल स्ट्रेस जो भी आएगी Fs आएगी इंटू दिस इज द H इंटू TE आ जाएगा। H क्यों आएगा, क्योंकि H हमारा यहाँ पे क्या है, H1 प्लस H2। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ H इजकल टू H1 प्लस H2 विच इज डायमेंशन ऑफ एंगल सेक्शन, डायमेंशन ऑफ एंगल सेक्शन, डायमेंशन ऑफ एंगल सेक्शन, ठीक है। Fs को अगर, ये तो वर्किंग से मैंने लिखा, ये किससे लिखा, ये मैंने लिखा किससे, वर्किंग से। तो दिस इज द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM से मैंने लिखा, ओके, दिस इज द WSM। अगर मुझे LSM से लिखना होगा, लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड से, तो Fs इजकल टू मैं लिखूंगा क्या, FU अपान √3 इंटू गामा MW। एक बात फ्रेंड्स आपको और बताना चाहते हैं कि अब क्वेश्चन आपके लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड से ही आएंगे, वर्किंग स्ट्रेस से अब जमाना गया, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को समय के अकॉर्डिंग नहीं चेंज किया तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पे, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स आपको P3 पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए ये चीज़ हमको नोन रहती है, Fs है, H हमको नोन है, थ्रोट थिकनेस भी हमको नोन है, क्योंकि 0.7 टाइम समथिंग करके लिख लेंगे S करके, तो ये चीज़ आपके लिए हो जाएगी, ओके। फिर हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, जब हमें P3 पता चल जाएगा हम इस इक्वेशन में P3 को पुट कर देंगे। अब आपके पास P2 अननोन है, P1 अननोन है, P3 आपको यहाँ से पता हो जाएगा आसानी से। तो दो इक्वेशन, दो अननोन यहाँ पे हैं, दो अननोन यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि आपको P3 पता चल जाएगा। तो ये दो इक्वेशन, दो अननोन आप आसानी से क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। अभी हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो आप देख पाओगे। फिर बाकी सारा प्रोसेस आपका वही रहने वाला है, क्या कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। सपोज दैट पहला पार्ट अगर हम डिस्कस करें, P1 इजकल टू दिस इज द Fs इंटू L1 इंटू थ्रोट थिकनेस।
तो L1 इजकल टू हो जाएगा P1 डिवाइड बाई एफ एस इंटू दिस इज द TE। ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा जो कि आपको रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा पार्ट अगर हम डिस्कस करें, P2 इजकल टू दिस इज द FS, ये हम WSM से ही लिख रहे हैं अभी, ठीक है। LSM से चेंज करना होगा तो क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं L2 इंटू टी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि L2 इजकल टू P2 डिवाइड बाई दिस इज द FS, ठीक है, इंटू टी। ओके, तो आप देख पाओगे कि ये भी क्या होगा कि आपको कैलकुलेट हो जाएगा WSM से। अगर आपको इसको LSM से करना है, अगर LSM से करना भी है तो आप क्या पुट करिए, जहाँ जहाँ FS है वहाँ पे FU अपान दिस इज द √3 इंटू गामा MW। मैं बस इतना आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा चेंज होंगी, बाकी सारे प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, सेम। ये सब पूरी कहानी हमने यहाँ पे चेक कर ली। ओके, थ्रोट थिकनेस आप जानते हो कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग क्वेश्चन में यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से इसको पढ़ा रखा है। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन पे जिसको हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे ताकि हमको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए। मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी ज़्यादा आ जाए। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन से ही हमको सीखना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन जब कर लेंगे तो फिर मज़ा आने लग जाएगा और चीज़ें बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, कुछ भी टफ नहीं लगने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज डील रिलेटेड विथ क्वेश्चन। किससे बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन से हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग रफ कर रहे हैं, दिस इज द पार्ट रफिंग, बिकॉज क्वेश्चन में जो है वो आपका डायग्राम है, उसको हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो कि IAS गेट हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इवन सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन जो भी सर्विसेज आपके रहते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। सिविल सर्विसेज के जो क्वेश्चन हैं मैं वो भी डील करूँगा, जो भी स्टील के आए होंगे। कई बार क्या होता है, कॉमन हो जाता है तो क्वेश्चन बार बार कराने से कोई मतलब नहीं रहता है, या तो आप IAS के कर लो या तो सिविल सर्विसेज के कर लो। तो उसमें क्या होता है, कई बार सेम क्वेश्चन आ जाता है बस डेटा चेंज रहता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन नहीं रटना है, ठीक है। तो वहाँ से हम चीज़ों को क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन से हम लोग डील करने वाले हैं क्वेश्चन। आप देखोगे कितना आसानी से क्वेश्चन आप करने वाले हो, उसके बारे में हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद में हम थोड़ा सा चीज़ों के बारे में डील करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँगा ताकि आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बहुत लेंदी तो नहीं, लेकिन हम इसको लिख देंगे, यहाँ पे लिखते हैं ताकि इस पेज पे पूरा हमारा कवरेज हो जाए। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस के बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। अभी हम इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन में 3 साइड वेल्ड है कि 2 साइड है, बाद में हम लोग इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। बाकी डायग्राम आप इसी को बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं बार बार नहीं बनाऊंगा इसलिए इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। दिस इज द डायग्राम, पहला वाला डायग्राम रहेगा आपका। ओके, इस तरीके से चीज़ों को हम लोग क्या कर पाएंगे, डील कर पाएंगे। इसको भी रफ करते हैं, बाद में जो भी चेंज होगा उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। दिस इज द डायग्राम। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को डील करेंगे, जो कि क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा पहले लिखते हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया, सबके बारे में डिटेल दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। क्वेश्चन 1 है जो कि SSC JEE 2018, देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स। फिर 2005 में पूछा गया है SSC JEE में, मतलब 2005 की बार रिपीट हुआ है, 20 मार्क्स। IAS में रिपीट हुआ है, IAS में 2015 में आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपका IAS में 2 बार आया है, 2015 और 17 में, 20 मार्क्स। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही आसान होने वाला हमारे लिए प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन आ रूफ ट्रस समझते हो, जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंगें होती है ना, उसके ऊपर देखा होगा आपने, जो ट्रस बनाया जाता है मेंबर से। द रूफ ट्रस, द मेंबर कंसिस्ट ऑफ 2 ISA
2i से 2 एंगल सेक्शन लगाए गए हैं, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। 2i से 100 क्रॉस 75 क्रॉस 8 mm, ये डायमेंशन एंगल सेक्शन के इक्वल है या अनइक्वल है? दिस इज द अनइक्वल बिकॉज बोथ डायमेंशंस आर अलग अलग। 175 दिस इज द अनइक्वल। एंगल सेक्शन को कितने बार में क्लासिफाई कर सकते थे? इक्वल एंगल सेक्शन, अनइक्वल एंगल सेक्शन एंड बल्ब सेक्शन। और बल्ब सेक्शन को हम लोग शिप बिल्डिंग में यूज करते हैं, ठीक है। हम हर बात को डिस्कस करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। उसने क्या कहा है फिर क्वेश्चन में, क्या है? द एंगल्स आर कनेक्टेड, एंगल्स आर connected to either side of either side of a 10 mm gusset plate at member is subjected to a working pull, subjected member is subjected to a working pull of पुल का मतलब होता है टेंशन। क्या होता है? टेंशन। वो कितना है? 280 किलो न्यूटन। देखिए पुल है कि पुश है, इस चीज़ को आपको एग्जाम में ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये पुल होता तो इस डायरेक्शन में जाएगा, पुश होगा तो कंप्रेसिव होगा। सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। देखो ना, कहीं पे हम जाते हैं शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो कहीं पे लिखा होता है पुल दरवाज़ा करना होता है, कहीं पे पुश करना होता है। तो आपको पुल और पुश का मतलब पता होना चाहिए। कई बार लोग दरवाज़ा गेट विंडो ऐसे करना शुरू कर देते हैं, अरे भैया उस पर लिखा है पुल पुश, लेकिन उसको पुल पुश का मतलब एक नॉर्मल आदमी को नहीं पता होता है। टेक्निकल इंजीनियर हो गए तो आपको पता हो जाएगा पुल और पुश क्या होता है, ठीक है। ओके, पुल का मतलब खींचना होता है और पुश का मतलब धक्का देना होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 280 किलो न्यूटन। डिजाइन द वेल्डेड कनेक्शन, डिजाइन द वेल्डेड कनेक्शन, उसके बारे में बात किया है। डिजाइन द वेल्डेड कनेक्शन एज्यूमिंग दे आर मेड, एज्यूमिंग they are made in the workshop, देखिए सारी इंफॉर्मेशन वो क्वेश्चन में बता रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। वर्कशॉप में बनाया गया है, ओके। यहाँ पे एक बात और अंडरलाइन करनी है, अभी बताऊंगा आपको। वर्कशॉप, फिर क्या है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द टॉप में बी कंसिडर्ड एज द सेंटर of gravity of the section from the top से कितना लिया गया? टॉप में बी कंसीडर्ड कितना लिया गया है? 31 mm। कितना? 31 mm लिया गया है, ठीक है। 31 mm ध्यान रखना है, ओके। और कहा गया है लेट अस एज्यूम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस साइड में आपको दिख जाएगा। लेट अस एज्यूम, ग्रेड जो स्टील का है, ग्रेड Fe 410, ठीक है। Fe 410 स्टील बोला है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स इसने बताया है उसको थोड़ा सा हम चीज़ों को ध्यान देते हैं। जो भी बताया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, कुछ भी अलग नहीं करेंगे। जो भी उसने बोला होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं? डील करने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं, चलो इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। सपोज दैट कि आपके पास चीज़ें जो भी है, क्या बोला है? 2 एंगल सेक्शन बोला है तो हमको 2 ही बनाना पड़ेगा, 1 से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें यहाँ पे, दिस इज द एंगल सेक्शन का अपर पार्ट हो जाएगा, दिस इज द अपर पार्ट, दिस इज द लोअर पार्ट, ठीक है। लोअर पार्ट में भी तो आपका एंगल सेक्शन है, तो आपको बनाना पड़ेगा। लगभग एक समान थिकनेस आपको रखनी है, तो आप डायग्राम में थोड़ा सा एक समान आप थिकनेस रख।
ये वाला थोड़ा सा पोर्शन आपने डार्क किया ताकि आपको वहाँ पे दिखाई पड़े। ये वही पार्ट हो जाएगा, मैंने इसको डिनोट किया। फिर आपको एक क्या बताया गया, दिस इज द गसेट प्लेट है, इसी से डिनोटेड है, दिस इज द गसेट प्लेट है, जिसके आइदर साइड क्या किया गया है, एंगल सेक्शन को क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया। तो हमने क्या किया, दिस इज द गसेट प्लेट, ये हमने बनाया क्या, गसेट प्लेट, जो कि 10 mm की है, जिसके दोनों साइड में आपने क्या कर रखा है, बस थोड़ा डायग्राम बना देंगे कि आपको चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन लगने वाला है। ओके, ये क्या है, एक गसेट प्लेट है जिसको आप देख पाओगे। दिस इज द गसेट प्लेट, इसके दोनों साइड में एंगल सेक्शन बनाए गए हैं। तो आप देखोगे दिस इज द एंगल सेक्शन का जो पार्ट है वो यहाँ से कनेक्ट किया गया है, कहाँ से, इस पार्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी जो है पार्ट को कनेक्ट किया गया, सॉरी यहाँ पे डबल नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे नीचे का पोर्शन है, जो ऊपर का पोर्शन होगा वही सिर्फ आपको दिखाई पड़ेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरीके से एंगल सेक्शन, थिकनेस ज़्यादा नहीं बनाना है, लगभग उतना ही रखना है जैसे कि हम लोग पहले बना रहे थे, ठीक है। दिस इज द थिकनेस पार्ट, अगर आप देखोगे दिस इज द कनेक्टेड पार्ट, ठीक है, ये बनाया मैंने। ओके, फिर हम लोग इधर भी एक कनेक्ट किया क्योंकि उसने बोला है क्या है, 2 एंगल सेक्शन है, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द कनेक्टेड पार्ट। आप देखोगे इस तरीके से चीज़ें कनेक्ट हैं, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन उसने बनाया है, ठीक है। आप देख सकते हो लगभग डायमेंशन लगभग बराबर रखनी है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है इसमें, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन पार्ट, लगभग इसी के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम को उसने बताया। थोड़ा सा ये डायमेंशन ज़्यादा है तो उसके लिए परेशान नहीं होना, इसको यहाँ पे कम कर सकते हैं। ये है आपकी प्रॉब्लम। अब फ्रेंड्स, इसका जो भी CG होगा वो इस तरीके से आपका लाई करेगा, दिस इज CG ऑफ ग्रुप। अब देखिए ये सिमेट्रिकल है तो ये CG इसका अब यहाँ लाई करेगा, ये वाला पोर्शन एक साइड होता तो इधर लाई करता, अब इसका CG कहाँ लाई करेगा, ये पोर्शन CG। अब फ्रेंड्स इसकी जो डिस्टेंस है उसने बताया है, पढ़ो क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन फ्रॉम द टॉप में बी कंसिडर्ड एट दिस। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा, CX इक्वल टू 31 mm, क्वेश्चन में बताया है। अब लोड जो है यहाँ से पास कर रहा है, कितना है, P इक्वल टू 280 किलोन्यूटन, ये बता दिया। अब पता है कि आपने वेल्ड 2 साइड में करनी है, आपको ये बताया नहीं है, उसने कहा नहीं कहीं पे कि ये मोमेंट फ्री कनेक्शन है, ये बता देता तो हम लोग 3 साइड में वेल्ड करते। उसने बताया सिर्फ क्या है कि आपका जो सेक्शन है वो मोमेंट फ्री कनेक्शन, कहीं पे अगर वो बात करता तो हम लोग क्या करते, 3 साइड में वेल्डिंग करते, लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं है तो हमको 2 साइड वेल्डिंग करना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2IS है, 100 के क्रॉस कितना है, दिस। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है, द एंगल आर कनेक्टेड टू आइदर साइड बाई 10 mm गसेट प्लेट। ये क्या है, 10 mm की एक गसेट प्लेट है, कौन सी है, गसेट प्लेट है। गसेट प्लेट में हम लोग क्या करते हैं, कई मेंबर को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो गसेट प्लेट हमने लिख दिया, ठीक। अब एंगल सेक्शन में आप ये बताइए कि जो लॉन्गर साइड होगी उसको हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये लॉन्गर एज है, तो लॉन्गर को हम लोग मान लेते हैं कितना दिया है, 100 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 mm यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी ये फ्रेंड्स कितनी आएगी, 100 mm। अब आपको पता है कि ये 31 mm है, कितना है, 31 mm है। तो जब 31 mm है तो बची कितना, 69 mm। कितना बच गई, 69 mm, ठीक है। तो H1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है भैया, 31 mm है, और जो H2 की वैल्यू है वो हमारे पास 69 mm है। अब कुछ है नहीं प्रॉब्लम में, अभी हम सॉल्व करने वाले। इस क्वेश्चन को हम लोग LSM से सॉल्व करेंगे, किससे, LSM मेथड। ओके, LSM मेथड से इसलिए क्योंकि अब लेटेस्ट क्वेश्चन इसी पे आते हैं। अगर आप सेमेस्टर के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे आपको वर्किंग से ही सॉल्व करना होता है ज़्यादातर है। तो आप वर्किंग से अगर आप करना चाहते हो तो कुछ नहीं, स्ट्रेसेस बस चेंज होंगी, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम, एक काम करो, यहाँ पे जो लोड है, वर्किंग लोड है, उसको फैक्टर्ड बनाओ। वर्किंग लोड कितना है, वर्किंग लोड इज कितना है भैया, वर्किंग लोड है 280 किलो न्यूटन। अब इसको पहले बनाते हैं फैक्टर्ड लोड। क्या बनाते हैं, फैक्टर्ड लोड। फैक्टर्ड लोड कितना हो जाएगा, दैट इज, इसको मैं मान लेता हूँ PU इक्वल टू 1.5 टाइम P,
क्योंकि देखिए जो डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हो 1.5। तो हमने क्या किया, इसको पी यू इजकल टू 1.5 टाइम 280, ठीक है। 280 अगर आप कर दोगे तो इसका जो लोड निकल के आएगा लगभग 420 के आसपास शायद निकल के आता है। तो दिस इज द 420 किलो न्यूटन, दिस इज द पी यू अल्टीमेट लोड। बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है एग्जाम में कि आप वर्किंग से करते तो लोड में चेंज ना करते, लेकिन अगर लिमिट स्टेट से करोगे तो पहला काम करना होता है फैक्टर लोड। एकदम दिमाग में बसा लो किस मेथड से हम कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज ये लोड 2 एंगल सेक्शन पे जा रहा है। कितने पे जा रहा है? 2 एंगल सेक्शन पे। तो अगर हम माने लोड ऑन ईच एंगल सेक्शन, तो आप देखोगे लोड ऑन ईच एंगल सेक्शन इस क्या आएगा, इसका हाफ कर दीजिए तो पी यू बाई दिस इज द 2, कितना आएगा 420 डिवाइड बाई 2। दिस इज द डिजाइनिंग फोर्स इज 210 किलो न्यूटन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप मान लेते हैं कि अब आपका ये निकल गया पी यू डिजाइनिंग। इसको हम लोग करेंगे अपने में डिजाइन करेंगे, ठीक है। डिज़ाइन के लिए आप इसको कंसीडर करना है, क्योंकि जो हमने डेरिवेशन अभी बताया था पहले वो सिंगल एंगल के लिए था। कभी भी 2 एंगल सेक्शन हो तो आप क्या करें, लोड को हाफ कर लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए, ओके। अब बहुत आसानी से सेम प्रॉब्लम करने वाले हैं, फिर से लगाएंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स इजकल टू 0। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, P1 प्लस P2 इजकल टू, अगर हम बात करें, अब देखो ये लोड तो नहीं रखना, आप लोड ये रखोगे, तो मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, अब चीज़ों को चेंज करूँगा। अब यहाँ पे जो लोड आएगा हमारा बचा हुआ लोड वो 210 आएगा अकॉर्डिंग टू सिंगल एंगल, ठीक है। पहले से आप डायग्राम में मेंशन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ये 75 mm डायमेंशन है तो मैं इसको लिख दिया 75 mm। थिकनेस भी इसकी शायद दे रखी, दैट इज द 8 mm। इसकी ऑन एंड एवरेज थिकनेस है 8 mm। कितनी है? 8 mm। अब चलिए यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स इजकल टू लिखना है, तो क्या लिखोगे, P1 प्लस P2 इजकल टू दिस इज द P। P1 है मुझे पता नहीं, P2 भी मुझे पता नहीं, लेकिन P पता है, तो इसको PU लिखो। दिस इज द P लोड कितना है 210। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। बहुत आसान है, मैं अभी समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एक बार सीख जाओगे तो बहुत आसानी से कर ले जाओगे। अब फ्रेंड्स दूसरी इक्वेशन सिग्मा एम सी जी इजकल टू 0, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका, ये एंगल सेक्शन का, इसके अबाउट मूवमेंट 0 कर दीजिए। जब आप इसके अबाउट बेंडिंग मूवमेंट 0 करोगे तो आप देख पाओगे कि इसका जो सी जी था उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये फोर्स है, दिस इज द P1 फोर्स है, उसकी डिस्टेंस कितनी है H1 है। तो आप क्या लिख पाओगे, P1 इंटू H1 माइनस प्लस P2 इंटू H2 इजकल टू 0। देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि इसके अबाउट आपको मूवमेंट लेना है, CG लाइन है, दिस इज द CG लाइन है, CG लाइन के अबाउट आपको बेंडिंग मोमेंट लेना है। तो P1 एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस कंसीडर किया, और ये क्या है क्लॉकवाइज है। तो आप देख पाओगे कि माइनस P1 इंटू H1 प्लस P2 इंटू H2 इजकल टू 0। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि P1 इंटू H1 की वैल्यू आपके पास 31 है, P2 उधर जाएगा, दिस इज द माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। H2 की वैल्यू है कितने 69, तो P1 इजकल टू आ जाएगा लगभग, जब आप डिवाइड करोगे 69 डिवाइड बाई 31 इंटू P2 करोगे तो ये जो रिलेशन निकल के आता है ये आपका लगभग निकल के आता है 2.225 P2, ओके। तो आप इस तरीके से देख पाओगे जो P1 और P2 में एक रिलेशन मिल जाता है। अब एक इक्वेशन आपके पास पहले से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मानते हैं 2 फ्रॉम वन, इसको पुट अप कर देते हैं। तो क्या पुट करेंगे, दिस इज द, आपको पता है कि P1 प्लस P2 इजकल टू कितना है 210 है। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, किलो न्यूटन। P1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 2.25 P2 प्लस P2 इजकल टू 210 किलो न्यूटन हो गया। तो यहाँ से फ्रेंड्स P2 की वैल्यू आपको निकल जाएगी, क्या निकल के आती है वो मैं बताता हूँ। P2 की जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो आपकी निकल के आती है 65.1 किलो न्यूटन, 65.1 किलो न्यूटन। ये हो गया क्या, P2 हो गया। अब फ्रेंड्स आपको P2 जब पता चल गया तो आप क्या करिए, P2 पता है, इस वाली इक्वेशन में फर्दर पुट कर दोगे तो P1 पता चल जाएगा। तो फाइंड P1 हम यहाँ से निकाल सकते हैं, P1 इजकल टू दिस इज द, सॉरी P1 इजकल टू 2.225 इंटू P2 कितना है 65.1। यहाँ से क्या P1 की वैल्यू निकल के जो आती है वो आपकी लगभग निकल के आएगी 141
144.84 किलो न्यूटन। देखिए 2 फोर्स अब मिल गए, अब तो कहानी हमारी आसान होने वाली है। मैं इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाए। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पे रफ करके फर्दर समझा सकता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि P1 फोर्स को मैं लिख सकता हूँ क्या, अल्टीमेट से कर रहा हूँ FU/√3 इंटू गामा MW, ठीक है। गामा MW इंटू, अगर आप देखोगे या मैं इसी प्रॉब्लम को फोर्स को वहाँ पे लिख के और सारी चीज़ें वहीं पे समझा देता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। मैं यहीं पे रफ कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। मैं यहीं पे आपको प्रॉब्लम को समझाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमको फोर्स पता है, एक फोर्स आया है 144 और एक आया है 65.1। आप देखोगे दोनों का जब समेशन करोगे वो भी आपका 210 के आसपास आना चाहिए। अगर नहीं आया इसका मतलब आप कहीं पे गलती कर रहे हो, ठीक है। दोनों का समेशन कितना आना चाहिए, दोनों का समेशन आपका 210 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपके पास 2 फोर्स हैं, P1 पता है, P2 पता है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं फॉर लेंथ फॉर L1 एंड L2, इसके लिए कैलकुलेशन करना है। तो क्या करेंगे, P1 = FU/√3 इंटू गामा MW इंटू L1 इंटू T। बहुत आसान है, बहुत पहले से पढ़ना जानते हो। P1 की वैल्यू आपके पास अभी आपने कैलकुलेट किया था 144.84 किलो न्यूटन है, इसको मैंने न्यूटन में कन्वर्ट किया। FU स्टील का ग्रेड उसने बता दिया था 410 है, तो अल्टीमेट जो स्ट्रेस होगी वो आपकी होगी 410। तो मैंने क्या पुट किया, 410 पुट किया। √3 तो आप जानते हो शेयर के केस में कंसिडर करते हो। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में उसने मेंशन किया था कि कनेक्शन इन द वर्कशॉप, एक लाइन लिखी है वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर जो कंसिडर करते हैं 1.25, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1.25, बिकॉज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गामा MW = 1.25 बिकॉज ऑफ वर्कशॉप बिल्डिंग है। कैसी है, वर्कशॉप है। अगर ये फील्ड देता तो ये 1.5 आंसर होता। ये सब बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। LE, अब देखिए सबसे खास बात यहाँ पे थ्रोट थिकनेस, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो जो TE है वो होता क्या है, K टाइम होता है S। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये बताइए कि जो भी आपने बेल्ट किया उसमें एक 10 mm गसेट प्लेट है और एक आपके पास 8 mm है। तो इसमें से जो थिकनेस कंसीडर करना होगा वो आपको 8 mm लेना होगा। अब ये थिकनेस डिसाइड करेगी कि आपका वेल्ड का साइज कितना होना चाहिए। तो एक तो ये होता है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, ये देखना है। और दूसरा क्या देखना है, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। इसी के बीच में ही हमको वैल्यू कंसीडर करनी है। अब आप ये बताइए, जो हमें T मिनिमम पहले लेते हैं, T मिनिमम अगर हम देखें तो वो होगी क्या, आप ये बताइए, दिस इज द T मिनिमम ऑफ कितना 8 mm एंड 10 mm, क्योंकि गसेट प्लेट और आपका एंगल सेक्शन का थिकनेस कितना कितना दिया 8 mm और 10 mm। तो आप देख पाओगे इस तरीके से वैल्यू आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम बात करें जो भी वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे जो आ जाएगा दिस इज द 8 mm आपकी वैल्यू T की आ जाएगी। अब ये देखिए मैंने क्या बताया था कि जब मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड आपको कंसीडर करना होता है तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ समझाई थी कि अगर आपकी प्लेट की थिकनेस मिनिमम के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे एक तरीका मैंने आपको बताया था, अगर 10 mm तक रहता है तो मिनिमम साइज ऑफ जो वेल्ड हमको चाहिए वो आपका 3 mm रहता है। जब 10 से 20 रहता था तो हमको मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड 5 चाहिए होता था। उसके बाद में 20 से जब 32 जाते थे तो वहाँ पे हमको चाहिए था 5। जब 32 से ज़्यादा होता था तो पहले रन में 8 होना चाहिए और फाइनली 10 mm का उस पर कवर होना चाहिए था। मैंने याद कैसे कराया था, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। याद कैसे कराया था, 356 आर्टिकल 356। बहुत आसान है, याद कर लो, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रखना चाहिए, 3 mm रखना चाहिए।
मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की अगर हम बात करें तो आप ये बताइए कि यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड में अगर हम देखें तो हम बताइए कि यहाँ पे जो P1 फोर्स है वो यहाँ पे लग रहा है, और ये P1 फोर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे आप वेल्ड करोगे, ये पार्ट में जब वेल्ड करोगे तो ये स्क्वायर एज है एक तरीके का, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, एक स्क्वायर कॉर्नर है, और स्क्वायर कॉर्नर को जब वेल्ड करना होता है तो फॉर मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी थिकनेस होती है उसमें से क्या घटाते हैं, -1.5। अब ये टी मिनिमम जो हमारे पास है 8 mm है, 8 में से हम सब्ट्रैक्ट कर दिए 1.5, आंसर आएगा 6.5 mm। तो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड आपके पास कितना है, 6.5 mm है, और मिनिमम कितना है, 3 mm। मतलब 3 mm से बिल्कुल कम आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वेल्ड उसके बाद फिर लोड लेना खत्म हो जाता है। तो हमको जो करना है या तो 3 mm और 6.5 mm, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू कंसीडर करनी है। आप जो मन है आप ले सकते हो, 5 mm भी ले सकते हो, 6 mm भी ले सकते हो। हमको जो क्वेश्चन करना है, हम यहाँ पे इसको अप्रॉक्सीमेट जो है कंसीडर कर रहे हैं, एज्यूम इसके बीच में आपकी जो मर्जी है, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए और 6.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी के बेस में आपको 5 मानना है 5 मान लीजिए, 6 मानना है 6 मान लीजिए, आपका आंसर कोई काट नहीं सकता। तो एज्यूम दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 6 mm। तो आपको देखिए ये वैल्यू पता चली किसकी, S की पता चल गई। अब आपके पास फार्मूला T = K टाइम S। तो हम पहले क्या करेंगे, T = तो फार्मूला लिखते हैं 144, दिस इज 0.84 10⁻³ अभी आपके पास जब कैलकुलेटर होगा ना, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से करने वाले हो आप लोग, ठीक है, बहुत आसान पड़ता है। √3 1.25 इंटू आप L1 मुझे निकालना है, T की जगह लिखोगे K टाइम S। अब फ्रेंड्स के यहाँ पे आप देखिए जो बिल्ड किया गया है 90 डिग्री पे किया गया है। देखिए यहाँ पे जो भी बिल्ड है, जो फेस लगाया गया, आपस में एंगल जो इनके बीच में है वो 60 से 90 के बीच रहता है। तो के डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ फ्यूजन कितना है दोनों फेसेस के बीच में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो के टी आएगा, दिस इज द 0.7, दिस इज द 0.7, दिस इज द एस। तो आप पुट कर पाओगे 0.7 इंटू एस की वैल्यू 6। तो यहाँ से फ्रेंड्स जो L1 की वैल्यू आती है, कितनी आती है वो मैं बताता हूँ। L1 की जो वैल्यू निकल के लगभग आती है अप्रॉक्सीमेटली, जो आंसर कंसीडर करना है उसको मैंने यहाँ पे शायद डिनोट नहीं किया है, एक बार मेरे पास कैल्सी नहीं था, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। अभी आपको बताते हैं लगभग अप्रॉक्सीमेट कितना आता है, ठीक है। तो दिस द L1 अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ कुछ निकल के आएगा। मेरे पास कैल्सी नहीं, तो आप इसको प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचता है क्या, L2 बचता है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो L2 को सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें मेंशन कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट थिंग इज कैलकुलेट करते हैं L2। बहुत आसान है, L2 में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा वेल्ड साइज का, बाकी कुछ भी नहीं। नेक्स्ट थिंग इज अगर हम कैलकुलेट करें, अगली जो बात है वो हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे। देखिए आसान है, मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा होगा आपको, लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे ना तो ये सब प्रॉब्लम 5-7 मिनट में सॉल्व करके आगे निकल जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है तो ये सब चीज़ें करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स कुछ ना कुछ निकल के आएगी। लगभग हमें लगता है ये आपका आंसर लगभग अप्रॉक्सीमेट आता होगा 160-170 के आसपास लगभग आता है। अब मुझे चाहिए क्या, P2 = इसको सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं P2 पे। P2 = FU/√3 इंटू गामा MW। अब प्रॉब्लम को आप जल्दी भी कर सकते हो, L2 इंटू T। अब फ्रेंड्स P2 मुझे पता है, P2 कितना आया था 65.1 इंटू दिस, मैंने इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, 410 न्यूटन पर mm² होता है √3। आपका फील्ड में वर्क नहीं है, वर्कशॉप में है, तो 1.25 आप कंसिडर करोगे। कितना लोगे, 1.25 कंसिडर करोगे, प्लस L2 के मुझे निकालना है तो मैंने L2 लिख दिया। अब मेरी मेहनत करना है किस पे, T पे। T थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे T होता है K टाइम S। K डिपेंड करता है एंगल ऑफ फ्यूजन पे, वो भी हमारा केस में कितना है, दैट इज 0.7 लेना है, क्योंकि सारे कॉर्नर को आपने किस पे जोड़ा है, 90 डिग्री पे जोड़ा है, इसलिए आपका जो प्रॉब्लम में आएगा आंसर वो 0.7 ही आएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे S इंपॉर्टेंट है। S देखिए यहाँ पे आएगा, दिस इज द S। अगर हम बात करें मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट, S मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट, तो यहाँ पे मिनिमम आएगा। देखिए कितना mm प्लेट है, मिनिमम तो वही रहना है, मिनिमम चेंज नहीं होना है, तो ये 3 mm हो जाएगा। और जो मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट है S मैक्स है, S का मतलब मैं बोल रहा हूँ
वेल्ड का साइज होता है और मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, जो कि कहानी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये बताइए, जो PT फोर्स लग रहा है, P2 जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ का जो बिल्डिंग आप करोगे ये वाला पोर्शन में, ये राउंडेड है। मैंने आपको पहले भी कोडल प्रोविजन में बताया था, स्क्वायर एज के केस में जो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड होता है वो T-1.5 होता है, और जो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जब आप राउंडेड के केस में करते हो तो वहाँ पे 3/4 इंटू T नॉमिनल करते हैं, तो 3/T इंटू T नॉमिनल करते हैं। अब ये नॉमिनल थिकनेस क्या होती है भैया, इसको देखते हैं। नॉमिनल थिकनेस ये होती है कि एंगल सेक्शन दिया होता है, यहाँ पे तो राउंडेड होता है, यहाँ पे कॉर्नर थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो बीच की कोई थिकनेस होती है उसे बोलते हैं नॉमिनल थिकनेस। तो एंगल सेक्शन का जो भी है 8 mm थिकनेस दिया है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे 3/4। आप कह रहोगे कि ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आपके इसके साथ सॉल्व हो रहे हैं। कैसे सॉल्व हो रहे हैं अभी आपको बताता हूँ। ये एक ऑब्जेक्टिव था, ये एक ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव है, तो आप जब कन्वेंशनल सॉल्व करते हैं तो उसके साथ ऑब्जेक्टिव चलते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव है, T=K टाइम S, SSC ने पूछा है इसको। तो ये सब सारी चीज़ें जो हो जाती हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ऐसा कभी कह ही नहीं सकते कि कन्वेंशनल क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का एकदम ध्यान देना। अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज द 6 mm। तो हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। तो 3 mm मिनिमम है, मैक्सिमम कितना 6 mm है, तो हम लोग मैक्सिमम कंसीडर कर लें 6 mm। आप चाहो तो 5 भी कंसीडर कर सकते हो, कोई एग्जाम में आंसर आपका काट नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्यों ऐसा पुट किया, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं राउंडेड एज है। कैसी है, राउंडेड एज है। क्या है, राउंडेड एज। अब फ्रेंड्स इसमें आकर के पुट करते हैं, तो 65.1 इंटू 10⁻³ इजकल टू 410 डिवाइड बाई √3 इंटू 1.25 इंटू L2 इंटू K टाइम, दैट इज 0.7 इंटू 6। तो यहाँ से L2 निकाल लाओगे, कितना आएगा उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। L2 आता है 81.84 mm आता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग इसको, जो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे छोड़ दिया है, आप प्लीज़ इसको सॉल्व करेंगे। लगभग अप्रॉक्सीमेट आंसर कुछ ना कुछ आता है, जो कि 200 से कम ही आता है। हो सकता है कि आपका इससे थोड़ा सा, देखिए इसमें कितना फोर्स लगा था, इसमें फोर्स जो है 65 है, इसमें फोर्स कितना है 184। कितना गुना ज़्यादा है आप देख सकते हो। जैसे आपका यहाँ पे मेरा फोर्स आया था शायद 2.225 इतना गुना था, तो जो भी लेंथ आई है, अगर इसको आप शायद मुझे लगता है कि 81.84 को अगर 2.2254 के आसपास आप मल्टीप्लाई करोगे तो अब लेंथ आपकी लगभग 180 या 190 के आसपास आएगी, क्योंकि देखिए ये इससे लगभग उतना ज़्यादा है। तो आप देखोगे, मान लेते हैं इसको 160 आएगा, और 160 के बाद अगर आप इसका 1/4 करोगे तो आप देखोगे इससे लगभग 180 के आसपास आ रहा होगा। एक बार चेक कर लेना, 182 पॉइंट समथिंग करके mm में आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेना। बाकी मुझे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, सारा प्रोसेस सही है, सब कुछ सही है। ये एक कहानी थी जो कि 20 नंबर की थी, इसको बताने में मुझे टाइम लगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो सब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से होने वाले हैं। ध्यान कहाँ पे देना वो मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन में क्या फोकस करो। फोकस करना है सिर्फ आपको टी पे, और टी किस पे डिपेंड करता है, टी डिपेंड करता है थ्रोट थिकनेस, के टाइम एस पे डिपेंड करता है, के क्या डिपेंड करता है, एंगल ऑफ फ्यूजन कितना होता है, और इसमें एस वैल्यू डिपेंड करती है कि मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड और मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। अब मैक्सिमम भी डिपेंड करता है कि आपका कॉर्नर स्क्वायर है कि आपका राउंडेड है। जब P1 निकाल रहे थे तब आपका कॉर्नर कैसा था, स्क्वायर था। जब P2 निकाल रहे थे तब आपका कॉर्नर कैसा था, राउंडेड था। तो एक तरीके के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चाहो तो एग्जाम में यहाँ पे डिनोट करना चाहते हो तो L1 की वैल्यू जो भी निकल के आती हो 180 समथिंग करके, और L2 की वैल्यू जो भी निकल के आती है, सपोज दैट दिस द 81.84, इसको राउंडेड आप भी कर सकते हो, चाहो तो इसको 82 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे 180 समथिंग करके आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है एग्जाम में, मैं थोड़ा सा टिल्ट करके प्रॉब्लम को बताता हूँ। ये प्रॉब्लम ये है कि एक बार ईएस में और क्वेश्चन पूछा गया, इसी से रिलेटेड क्या किया, कुछ भी चेंज नहीं, सारी प्रोसेस सेम चलने वाली है, लेकिन जो चेंज हुआ उसको मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन में उसने क्या किया, डेड लोड प्लस, क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ, IES 2017 में जो आया, डेड लोड प्लस लाइव लोड इज इक्वल टू 240 किलो न्यूटन। बात ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
दूसरा कॉम्बिनेशन है डेड लोड प्लस विंड लोड इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन। ये दो फोर्स दिए थे, इसी की कहानी पूरी बता रहे थे, ठीक है। अब ये दो लोड दिए थे, आप बताइए, एक लोड 240 है कॉम्बिनेशन, एक है 200। आप ये बताइए कम वाले के लिए डिज़ाइन करोगे या ज़्यादा वाले के लिए? आपको डिज़ाइन जो करना है वो फिर ज़्यादा वाले के लिए करोगे, क्योंकि ज़्यादा वाले पे वो फेल अगर सेफ हो गया तो फिर वो कम वाले पे ऑटोमेटिक सेफ हो जाएगा। इसलिए ये दोनों कॉम्बिनेशन दिया हुआ था एग्जाम में, IES में जब क्वेश्चन पूछा। अब देखो, मैं लोड का कॉम्बिनेशन का चैप्टर लेक्चर नंबर 4 में बहुत अच्छे से समझाया था कि डेड लोड लाइव लोड लगा होता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना कंसीडर करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाती है। तो आपको बेसिक फंडा अगर क्लियर होगा, सिर्फ आपको डिज़ाइन PU चाहिए ना, अल्टीमेट लोड चाहिए, तो आपको ये वर्किंग लोड दिया है मान लिया। और दूसरी बात यहाँ पे एक खास बात ये ध्यान देना है कि मैक्सिमम लोड के लिए डिज़ाइन करते हैं, कितने भी लोड दिए हों, 1000 लोड दिए हों, 500 दिए हैं, उसमें से जो मैक्सिमम का कॉम्बिनेशन होगा उस लोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। देखिए क्वेश्चन यही रहने वाला है, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, लेकिन वो क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज़ कर सकता है, ये लोड का कॉम्बिनेशन ही आपको इधर उधर कर देगा, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, आपको अपने बेसिक को मजबूत करना है। अब हम लोग फ्रेंड्स एक क्वेश्चन करेंगे जो कि अब हम लोग 3 साइड वेल्ड करेंगे। कहाँ पे करेंगे? 3 साइड वेल्ड करेंगे, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं रफ करता हूँ चीज़ों को, क्योंकि अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, लेकिन 20 नंबर का, वो भी ES में पूछा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में। आप देखोगे कि ये चीज़ें टफ अप नहीं है, कुछ भी आसान सब कुछ है, बस आपको समझना है। देखो कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स मैंने लिए, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी आप समझदार हो, आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से सब कुछ सीख जाता है इंसान है, बस आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी चाहिए, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि देखिए जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें जितना अच्छे से क्लियर होंगी उतना बेटर, क्योंकि जो पढ़ो वो एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ में आ जाए तब बेटर है हमारे लिए, ठीक है। ऐसा नहीं हम बार बार पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो कोशिश करिए कि एक बार चीज़ें पढ़ें और बेटर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आए, ओके। अब हम लोग बात करेंगे एक और क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि अब वहाँ पे 3 साइड वेल्ड करना है। कितने साइड? 3 साइड करना है। ये कैसे पता चलता है? एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझेंगे, वो कैसे कहता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, दैट इज रिलेटेड विथ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे रिलेटेड विथ 3 साइड वेल्डेड, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सेम प्रॉब्लम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तो थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कह रही है, दैट इज प्रॉब्लम इज नथिंग बट दैट इज रिलेटेड विथ, क्वेश्चन कह रहा है, उसको थोड़ा सा लिखते हैं। IES में है, 20 मार्क्स में पूछा गया, IES 20 मार्क्स प्रॉब्लम। देखिए कन्वेंशनल क्वेश्चन करने से आपके कॉन्सेप्ट जितने अच्छे होंगे उतने कभी ऑब्जेक्टिव से नहीं हो सकते, ये बात मान लीजिए आप। In an industrial shed, in an industrial shed का मतलब वही है, रूफ ट्रस की बात कर रहा है वो, shed। ये टॉपिक हम लोग स्टील में आगे डिस्कस भी करेंगे, इसके बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। an edge support consisting of क्या है भैया? कंसिस्टिंग ऑफ 2L 2 एंगल सेक्शन है, क्या है? डायमेंशन है, दैट इज 110 mm क्रॉस 110 mm, ये बताया है, ठीक है। इज टू बी कनेक्टेड, किससे कनेक्ट किया? गसेट प्लेट से कनेक्ट किया गया। इज टू बी कनेक्टेड टू आ 16 mm गसेट प्लेट फॉर आ टेंसाइल लोड ऑफ 650 किलो न्यूटन, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन द मोमेंट फ्री, यही बात इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइन द
moment free connection, design the moment free welded connection, okay, welded connection, the distance of centroid, ये सब कहानी वो बता देता है, the distance of centroid of angle from, उसने बताया है फ्रॉम द बैक साइड ऑफ लेग, फ्रॉम द, अभी बैक साइड क्या होती है सब बताता हूँ, बैक साइड ऑफ लेग्स आर, इसमें बताया सी एक्स एक्स इजकल टू सी वाई वाई इजकल टू 30.9 mm, 30.9 mm, द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm थिकनेस, the strength of weld per mm thickness, per mm length is equal to is 76 मेगा पास्कल, ये बता दिया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, उसको थोड़ा डायग्राम ड्रा करते हैं। देखिए एक खास बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपका जो मूवमेंट फ्री कनेक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोड है, जो वेल्ड इस तरीके से करो ताकि वहाँ पे आपका मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट ना आए। इसका मतलब ये होता है कि आपको तीनों साइड में वेल्ड करना पड़ेगा। इस लैंग्वेज से आपको यही समझना, मूवमेंट फ्री का मतलब यहाँ पे है वेल्डिंग इज डन ऑन 3 साइड, वेल्डिंग इज डन ऑन 3 साइड। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनर बताया नहीं लेकिन आपको इसे समझना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स इसकी कहानी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम से। किससे? डायग्राम से। ठीक है, तो आप देख पाओगे जो कहानी है, गसेट प्लेट तो आप वैसे ही बनाओगे। चलो भाई गसेट प्लेट बना दिया। ठीक है, गसेट प्लेट को डायग्राम इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ें जितना क्लियर हो जाएगा उतना बेटर आपके लिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप देख पाओगे ये पार्ट हो गया, इसमें मैंने क्या किया, वेल्ड बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा आप जल्दी करते हैं प्लीज़, क्योंकि आप भी कहोगे कि सर ज़्यादा खींच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, समझाने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये डॉटेड पोर्शन रहेगा क्योंकि दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे वेल्ड कर दिया। लो भाई वेल्डिंग हमने कर दिया। सपोज दैट दिस इज द L1, यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया। सपोज दैट दिस इज द L3 और यहाँ पे वेल्ड कर दिया। सपोज दैट दिस इज द L2। ठीक है, दिस इज द L2, दिस इज द L1, दिस इज द L3। ओके, अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में कितना बताया, 2 एंगल सेक्शन बताया, तो मैं 2 ही बनाऊंगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये गसेट प्लेट है तो मैंने गसेट प्लेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक क्या किया, गसेट प्लेट बना दिया, जो कि बीच में आपको गसेट प्लेट बना दिया। ठीक है, हमने क्या किया, दिस द गसेट प्लेट बना दिया। ठीक, हमने क्या किया, एक गसेट प्लेट बना दिया जो कि इसी के लेंथ में लगभग आएगी, यहाँ पे बना दिया। अब आप बताइए कि यहाँ पे आपने एंगल सेक्शन लिया है तो आपको डबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2IR सेक्शन बना है, ये बना दिया। ये क्यों बनाया, क्योंकि आपको एंगल सेक्शन बनाया, तो एंगल सेक्शन हमको ऐसे ही लगाना होता है लगभग। ठीक है, तो ये हमने बना दिया डायग्राम कुछ इस तरीके से। वो सारी कहानी फिर वैसे रहने वाली है जैसे पहले आपने क्वेश्चन में सीखा था। ओके, ये डायग्राम यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा ये करते हैं। ठीक है, दिस इज द डायग्राम, और यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी करते हैं डायग्राम बना के, ताकि चीज़ें थोड़ा सा जल्दी आपकी हो जाए। बस एक रफ डायग्राम आपको समझ में आ जाए, बेटर रहेगा। ठीक है, आप देख पाओगे कि जो डायग्राम है लगभग अप्रॉक्सीमेट दोनों डायग्राम सब क्या है, सिमिलर है। ठीक है, 2 एंगल सेक्शन बोला था इसलिए 2L बनाया मैंने।
110 के दोनों डायमेंशन बनाए हैं, तो इसको थोड़ा सा क्या करो, लेंदी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स उसने इक्वल बोला है, मैंने अनइक्वल के अकॉर्डिंग बना दिया। तो आप देख पाओगे कि दोनों डायमेंशन लगभग आपके इक्वल ही रहना चाहिए, कुछ इस तरीके से आप, ठीक है, इक्वल सेक्शन मैंने बनाने की कोशिश की है। आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा लेंदी लग सकता है, लेकिन ये इक्वल ही है एक तरीके से। थोड़ा इसको और आगे हम खींच सकते हैं, इसको यहाँ से बना देते हैं, दिस इज द इक्वल। ये डायमेंशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आपको हो सकता है कि ये डायमेंशन ज़्यादा दिखे, लेकिन एक्चुअली में ये डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों बराबर हैं। 100 mm ये भी है, क्वेश्चन में बता दिया उसने, ये 100 mm है, और ये भी जो डायमेंशन है दिस इज द 100 mm, दिस इज द 100 mm। ओके, ठीक। गसेट प्लेट की थिकनेस 16 mm है, तो मैंने 16 mm लिख दिया। ओके, चलो चलता है। उसके बाद में ये जो कहानी है, यह CG आपका यहीं पे ही लाई करेगा, ये हो जाएगा इसका CG ऑफ प्लेट, ठीक है, दिस इज द CG। यहाँ पे जो लोड है फ्रेंड्स, दिस इज द P, ये लोड लगेगा। उसके बाद में अब एक लोड आप लगाओगे, ये लोड जो कि आपका P3 आएगा, जो मैं यहाँ से पास कराऊंगा, दिस इज द P3। P1 फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा, दिस इज द P1, और यहाँ पे क्या आएगा P2, ठीक है। P2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथ क्या है, L2 है। ओके, और उसके अलावा जो कहानी दी गई है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये है, दिस इज द CG सेंटर लाइन, इसको हम बोल रहे हैं, दिस इज द सेंटर लाइन। क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, इसलिए यहाँ से देखिए क्या होता है, यहाँ पे फोर्स लगेगा तो कुछ ना कुछ बेंडिंग मोमेंट आएगा, लेकिन मैं ऐसा फोर्स लगाऊंगा, अगर मान ले मैंने इधर उधर कर यहीं से पास करा देता तो मूवमेंट फ्री कनेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट आता। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे पास कराया। सपोज दैट कि ये कुछ क्लॉकवाइज फोर्स देगा, मतलब मूवमेंट देगा क्लॉकवाइज, तो मैं इसको रजिस्ट कर दूंगा एंटी क्लॉकवाइज से, ठीक है, या इसको क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज से बैलेंस कर सकते हो। तो इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इसके सेंटर पे लगाते हैं। तो सपोज दैट दिस डायमेंशन इज H, इसको क्या मानते हैं, दिस इज द H। ये जो डायमेंशन है फ्रेंड्स, ये दी है, दिस इज कॉल्ड CXX, जो कि 30 दशमलव कितना है, 9 mm। ओके, फिर से वही कहानी सिग्मा F। हाँ, कुछ कहानी थोड़ा देख लेते हैं। लोड कितना है, लोड ऑन ईच एंगल, ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में बैठाना है, यहाँ पे अंडरलाइन करो। 2 कितना है, 2 है। जब 2 है तो मैंने कहा डेरिवेशन 1 से मैंने किया था, एक एंगल सेक्शन लगा करके। तो लोड ऑन ईच एंगल सेक्शन कितना आएगा, कितना लगाया था लोड भाई, लोड बोलो कितना है, लोड है आपके पास 650 किलो न्यूटन। अगर 650 है तो इसका हाफ कर दीजिए, 650 डिवाइड बाय दिस इज द 325। ओके, किलो न्यूटन में आ गया। अब फ्रेंड्स एक खास बात और बताएं, ये जो स्ट्रेंथ दी गई है, ये आपकी दी गई है वर्किंग स्ट्रेस से बता दिया है। अगर ये स्ट्रेस ना देता या ग्रेड दे देता तो हम लोग अल्टीमेट से करते, लिमिट से करते। लेकिन उसने अगर परमिसिबल स्ट्रेस दे रखी होगी तो आपको हमेशा क्वेश्चन को वर्किंग से ही करना है, उसमें कुछ अलग छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो सबसे पहले कंडीशन हम बनाएंगे सिग्मा Fx इक्वल टू 0। तो क्या होगा फ्रेंड्स, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू P, ठीक है, या इसको लिख सकते हो, दिस इज द 325 किलो न्यूटन, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब फ्रेंड्स ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, मैं निकालूंगा, x कैसे निकलेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा फोकस करिए, डिस्टेंस के बारे में मैं समझाना चाहता हूँ। टोटल डिस्टेंस आपको पता है कि 110 है, क्योंकि ये डायमेंशन कितना है, टोटल 110 mm है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप फ्रेंड देखोगे कि जो आधा डिस्टेंस होगा h/2 पे होगा, जो कि 55 mm के आसपास, इसको मैं लिख सकता हूँ। ओके, जो फोर्स ये लगा है P3, ये सेंटर पे लगाना पड़ता है, जो कि आपकी कितनी आएगी, 55 आएगी। अगर ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 30.9 है, तो आप 55 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो ये डिस्टेंस लगभग अप्रॉक्सीमेट जो है आपकी कितनी आती है, उसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, या सब्ट्रैक्ट करके इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ये लगभग आपकी आएगी, सब्ट्रैक्ट करना है कितना मुझे, दिस इज द 55 माइनस 30.9 के आसपास। तो आप देखोगे 24.1 के आसपास लगभग निकल के आती है, ठीक है। तो उसको आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, एक और ख़ास बात है कि टोटल 110 है, तो ये बची हुई डायमेंशन थोड़ा सा देख लेते हैं। टोटल 110 है, ये 30.9 है, दिस इज द कॉल्ड H1 भी बोल सकते हो। तो ये बची कितनी होगी, अगर आप देखोगे, दिस इज द डायमेंशन इज 79.1, दिस इज द 79.1 mm।
तो बस ये थोड़ा सा ध्यान देना, दिस इज कॉल्ड H2, बाकी कुछ नहीं। अब कुछ नहीं करना है, फोर्स हमको जीरो करना है, सिग्मा m CG इक्वल टू जीरो, जो भी ये CG है इसके अबाउट क्या करना है, जीरो करना है। तो आप देखोगे P1 इंटू दिस इज द H1 माइनस P1 इंटू H1 प्लस P2 इंटू H2। ओके, आप देखिए यहाँ पे क्या है, P3 है, P3 इंटू एक्स आएगा, क्या आएगा, प्लस P3 इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स आपको P1 पता नहीं है, निकालना है, H1 की वैल्यू 30.9 है, प्लस P2 आपको पता नहीं है फ्रेंड्स, H2 आपको पता है, H2 कितना है फ्रेंड्स, दैट इज 79.1। तो मैं क्या पुट करूँगा 79.1 प्लस P3 अभी हम निकाल लेंगे, x की वैल्यू आपको पता करना है। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू आप यहाँ से 55 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे लगभग 55 में से, तो ये वैल्यू निकल के आएगी अप्रॉक्सीमेट 24.1। तो दिस वैल्यू इज देखोगे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 55 माइनस 30.9, दिस इज द 24.1। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 24.1। सपोज दैट दिस द इक्वेशन नंबर 2। फ्रेंड्स अब P3 हम निकाल सकते हैं। P3 कैसे निकालेंगे, Fs इंटू L3 इंटू थ्रोट थिकनेस। ओके, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि P3 आपका नोन है क्योंकि एक ही फेस पे लगा है। यहाँ नोन नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ कुछ और लेंथ पे लग रहा है, यहाँ पे कुछ और लेंथ में लग रहा है, प्लस आपको ये डायमेंशन जिस पे बिल्ड कर रहे हो एंड वाला, इसका डायमेंशन पता है क्योंकि इसका डायमेंशन 110 के बराबर होगा, जो कि आपके इसके केस में देख पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पे वेल्डिंग की गई है, इधर वेल्डिंग की गई है, यहाँ पे वेल्ड करोगे, यहाँ पे वेल्ड करोगे। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे P3 मुझे निकालना है, Fs आपके पास 76 है, L3 आपके पास 110 है और TE की वैल्यू मुझे निकालना है। TE कैसे निकलेगा, TE क्या हो सकता है, देखो फ्रेंड्स ये भी एक कोडल प्रोविजन है। TE इज डिपेंड अपॉन, TE इज क्या लिख दो, K टाइम S लिख दो। K मुझे पता है कि 0.7 ही लेना है क्योंकि 90 डिग्री पे है। ओके, S पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आप ये बताइए, एक मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड होता है और एक मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन में उसने गसेट प्लेट की क्या बताई है, थिकनेस बताई है, एंगल सेक्शन की थिकनेस नहीं बताई है। अगर बताता तो ठीक है, नहीं बताया तो हमको मिनिमम कंसीडर करना होता है। तो मिनिमम क्या हो जाएगी, गसेट प्लेट की थिकनेस हो जाएगी। तो टी मिनिमम की अगर हम बात करें तो टी मिनिमम हो जाएगा 16 mm आपका हो जाएगा। उसके अलावा उसने क्वेश्चन में और क्या मेंशन किया है, अगर हम बात करें, एक चार्ट बताते हैं जो कि हम मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड की बात करते थे। अगर आपका थिकनेस जो है टी जो है लेस देन आर इक्वल टू 10 mm होता था, तो एस जो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड आता था वो फ्रेंड्स हम लोग 3 mm लेते थे। क्या लेते थे, 3 mm। अगर इसकी वैल्यू टी की जो है इससे ज़्यादा हो जाती थी लेकिन 20 के बराबर होती थी तो हम लोग कितना लेते थे, लगभग 5 mm के पास लेते थे। उसके बाद हमें याद है कि हम लोग 20 से तो ये ज़्यादा वैल्यू होती थी, दिस इज द, और लेस देन आर इक्वल टू 32 होता था तो ये वैल्यू कितनी होती थी, 6 mm होती थी। तो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि दिस इज द थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट होती थी और दिस इज द, अगर आप देखोगे कि ये मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस साइज बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एस मिनिमम। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो हमारी थिकनेस कितनी है, 16 mm गसेट प्लेट है और 16 mm गसेट प्लेट के लिए आपको 10 से 20 के बीच में लेना है, दैट इज 5 mm। तो आप इसका वैल्यू जो हमारे केस में आएगा एस की वैल्यू यहाँ पे कितना रख सकते हो, 5 mm। इससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं बात, अगर वो बताता है एंगल सेक्शन की कितनी थिकनेस है तब तो हम लोग उसका थोड़ा सा अलग तरीके से मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड के हिसाब से करते, लेकिन उसने बताया नहीं तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो दिस इज द 5 mm, अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो दिस इज द 0.7 × 5 और ये फ्रेंड्स mm न्यूटन में आएगा तो इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आंसर आपका निकल के आता है 29.557 किलो न्यूटन, ठीक है। दिस इज द P3। अब देखिए फ्रेंड्स आपको अगर P3 मिल गया है तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं पुटअप कर सकता हूँ, क्या यहाँ पे पुटअप करूँगा इस इक्वेशन में -P1 × 30.9 प्लस P2 79.1 प्लस P3 आपको पता चल गया, P3 कितना आया 29.557 इंटू एक्स की वैल्यू 24.1। देखिए फ्रेंड्स P1 P2 में एक इक्वेशन बन जाएगी जिस इक्वेशन को आप बोल सकते हो दिस इज द इक्वेशन। अब फ्रेंड्स आपको इक्वेशन नंबर मैं इसको देता हूँ 3, क्यों, क्योंकि नाम आप बदल दे। इक्वेशन 2 से अगर हम बात करें पुट वैल्यू आप पुट P3 इक्वल टू दैट इज 29.557 किलो न्यूटन, इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना है।
अब फ्रेंड्स हमको ये पता करना है कि यहाँ पे आपके पास P1 P2 में एक इक्वेशन मिल गई और एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे है। तो मैं इस इक्वेशन में P1 प्लस P2 इक्वल टू लिख सकता हूँ 325 माइनस P3 करूँगा। अब P3 की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, क्या, -20.9.557। यहाँ से आंसर निकलेगा लगभग आपका कितना निकल के आता है, अप्रॉक्सीमेट अगर मैं चेक करूँ 295.74 किलोन्यूटन। देखिए आसान है, कुछ नहीं, सोम चल रही है P1 प्लस P2। इसके इक्वेशन का मैं एक नाम देता हूँ, इसको अलग से, इसको एक नाम दे दिया A, और इस इक्वेशन को 3 ना दे करके मैं B बोलूँगा। सॉल्व इक्वेशन 1, सॉल्व इक्वेशन A एंड B। ए और बी को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको P1 P2, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 अननोन है, यहाँ पे भी कितने अननोन है, 2, P1 के साथ है और P2 है, बाकी सब कांस्टेंट टर्म है। यहाँ से P1 एंड P2 आप निकाल सकते हो। जब आपको P1 एंड P2 पता चल जाएगा आफ्टर सॉल्विंग, कैसे पता करोगे, या तो 2 इक्वेशन कैलकुलेटर में भर के भी सॉल्व कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो। P1 है P2 है, आप P1 को यहाँ पे वाली इक्वेशन में P1 को अगर 30.9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो P1 प्लस का है, यहाँ माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। बाकी अब हम लोग करने जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको P1 क्या होगा, फार्मूला P1 होगा दैट इज Fs इंटू L1 इंटू टी थ्रोट। P1 मुझे पता चल चुका है, सॉरी पहले P1 को मैं लिखता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। दिस इज द P1 फ्रेंड्स कितना आया है इसको मैं लिख देता हूँ। P1 की जो वैल्यू है उसको मैं कंसीडर यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स वैल्यू आती है P1 की वो आती है 219.13 किलो न्यूटन, और जो P2 आता है उसकी वैल्यू आती है 76.517 किलो न्यूटन। अब हम लोग चलते हैं P1 से। P1 को लिख सकते हैं Fs इंटू L1 इंटू थ्रोट थिकनेस। फ्रेंड्स P1 आपको पता है 219.13 इंटू 10⁻³ Fs की वैल्यू आपको क्या है पता है, 76 मेगा पास्कल है। मैं उसको पुट करूँगा। देखिए 10⁻³ इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये किलो न्यूटन में है, और इसको न्यूटन में बनाना जरूरी है क्योंकि इधर की स्ट्रेस क्या है, न्यूटन पर mm² में है। आपको यूनिट समान रखना है। इनटू L1 मुझे निकालना है थ्रोट थिकनेस। P1 के लिए थ्रोट थिकनेस हमको चाहिए, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 90 डिग्री पे आपने क्या कर रखा है, वेल्ड। तो 0.7 इंटू S की वैल्यू आपको रखनी है। S आपने कितना कंसिडर किया था, 5 mm, तो मैं इसको पुट करूँगा 5। यहाँ से क्या करोगे, L1 की एक वैल्यू निकल के आती है। दिस द L1 इज अप्रॉक्सीमेटली 815 mm के आसपास निकल के आती है। ठीक है, 815 के आसपास निकल के आ जाती है। तो L1 हमको पता चल गया। अब फ्रेंड्स हमको क्या चाहिए, आप आसानी से क्या कर सकते हो, L2 भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं सॉल्व करूंगा अब आपके लिए L2। बहुत है आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे इस वाले प्रॉब्लम में क्या हुआ है कि आपका बस अननोन बढ़ गया था। अब वो अननोन आपको पता है, बस आपको क्या करना था, उस वाले एंड पे आपको क्या करना था, लगाना था, तो आप बहुत आसानी से प्रॉब्लम को कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, L2 पे आते हैं। अब चलो भैया P2 आपको पता है, P2 इक्वल टू L2 इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू Fs हो जाएगा। अब फ्रेंड्स P2 मुझे पता है, P2 हमने कितना निकाला था, 76.517 10⁻³ L2 मुझे निकालना है। थ्रोट थिकनेस क्या होता है, K टाइम S होता है, Fs है 76 मेगा पास्कल। तो 76.517 10⁻³ इक्वल टू L2 मुझे निकालना है, K 0.7 रखोगे, S की वैल्यू, हाँ देखिए यहाँ पे इसने केस में क्या बोला है, दैट इज़ द साइज इज गिवन दैट कि लोड इज़ नथिंग बट, अगर आप सॉल्व करोगे इसकी जो वैल्यू है S मिनिमम आपका 5 mm आया था। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बात करोगे जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे मिनिमम साइज़ आप अगर हम बात करें वो 5 mm है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम साइज़ बात नहीं करना है। S मैक्स अगर हम बात करें तो 3/t होता है इंटू t नॉमिनल होता है। ओके, बट एंगल सेक्शन में अगर वो थिकनेस नहीं बताया है तो आपको मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको t नॉमिनल एंगल सेक्शन की थिकनेस दी होती, उसने क्वेश्चन में बताया नहीं बताया है, तो आपको जो गसेट प्लेट के अकॉर्डिंग मिनिमम देना चाहिए उतना आप वेल्ड दे सकते हो। 5 mm में आपका काम चल जाएगा तो आप दे सकते हो। अगर एंगल सेक्शन की वो बताता, डायमेंशन थिकनेस बताता, तो मैक्सिमम साइज के अकॉर्डिंग हम देखते सपोज दैट 7 mm आ जाता, तो फिर हम उसको 7 mm को कंसिडर यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7 इंटू 5 इंटू 76। तो L2 की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग अप्रॉक्सीमेट 285 mm में आता है। दिस इज द L2।
तो आप देख सकते हो कि बहुत ही आसानी से चीज़ें क्या हो गई कैलकुलेट। तो दिस इज द 815 mm लगभग आएगा, और ये जो आंसर आएगा दिस इज द 285 mm के आसपास आएगा। तो कुछ भी नहीं होता है, आपको ये देखने में लग रहा होगा लेंदी, ऐसा कुछ नहीं। पहला क्या करना है, सबसे पहले दिमाग में सोचो कि 2 एंगल, मैं बताता हूँ वैसे ही प्रॉब्लम आपको करना है। पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करना है कि वो 2 एंगल सेक्शन है कि सिंगल एंगल है, ये चीज़ ध्यान कर लो। अगर 2 एंगल है तो उस हिसाब से उसको डिवाइड कर लीजिए, सिंगल का लोड निकाल लीजिए, फिर सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो अगर मान लिया कि 3 साइड से वेल्ड किया होगा तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू समथिंग लोड लिख दोगे। फिर क्या करना है, एक CG के अबाउट, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ले लीजिए, वहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन वहाँ पे 3 अननोन होंगे, P1 P2 P3, लेकिन P3 बहुत आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि इस फेस की डिस्टेंस आपको वेल्डिंग की लेंथ पता रहती है। P3 पता चल जाएगा, जब P3 पता चल जाएगा तो उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। P3 पता चल गया तो 2 इक्वेशन 2 अननोन से आपने क्या किया कि P1 और P2 की वैल्यू निकाल ली, और P1 P2 पता चल गया तो सिंपली फार्मूला लगा दिया, एक फार्मूला ये लगा दिया आपने, एक फार्मूला ये लगा दिया, L1 L2 पता चल गया। क्या आप ये बताइए कि इसमें सोम के अलावा कुछ चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, बस सिर्फ चल रहा है क्या, K इंटू एस पे थोड़ा ध्यान देना है, बस किस पे, K इंटू एस, और कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा ये डायमेंशन है, थोड़ा सा ये क्या बोला है क्या नहीं बोला क्वेश्चन में, ये समझ लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे, क्या कहते हैं, इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको कर लेना क्योंकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है क्वेश्चंस की। कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाएगा, वेल्ड कभी भूलोगे नहीं कि कैसे प्रॉब्लम को हम लोग करते हैं। और अगला हम लोग डिस्कशन करेंगे एसेंट्रिक वेल्ड कनेक्शन, जिसमें हम पहला डिस्कशन होगा हमारा इन प्लेन एसेंट्रिसिटी, जिसके बारे में आपको रिविट और बोल्ट के बारे में पहले बता चुके हैं। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें वैसे ही हैं, वैसे ही कॉन्सेप्ट लगने वाला, टॉर्सन वाला है, तो उसको भी डील करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।